संजय मंगला गोपाळ आपले NAPM चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत, त्यांना मी यापुढील सूत्र देते. आणखीन पाहुण्यांचं जे गुजरातमधून आपल्याकडे खास जॉईन झालेले आहेत संजय त्रिपाठी, त्यांचं इंट्रोडक्शन करणं, आणखीन त्यांच्याबद्दल माहिती सांगणं आणि बाकी पूर्ण सूत्रसंचालन करणं, यासाठी मी संजय मंगला गोपाळ यांना इन्व्हाइट करते. ओव्हर टू संजय MG. धन्यवाद सीरतभाई. एक गोष्ट सुरुवातीलाच डिस्क्लेमर आपण लक्षात घेऊया, तो हा की SIR बाबत दो अलग अलग चीजें एक साथ कही जाती है. एक, नो SIR, SIR रद्द हो, SIR असंवैधानिक है, SIR में नहीं चाहिए, ये एक लड़ाई है. और दूसरे बाजू में इतना तीव्र विरोध सुप्रीम कोर्ट तक करने के बावजूद, राजनीतिक और न्यायालयीन संघर्ष के बावजूद कुछ राज्यों में SIR हो चुका है. वहां पर करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से गायब किए गए हैं. और हाल ही में बंगाल के नतीजे जो आए हैं उसके में भी SIR का रोल क्या रहा है वो हमने देखा है. तो SIR की राजनीतिक लड़ाई के बारे में आज के सत्र में हम बात नहीं रखने वाले हैं. कृपया हम SIR चूंकि हम पर लादा गया है, उसको अभी कभी भी किसी वक्त विविध राज्यों में जहां अभी SIR नहीं हुआ है वहां पर घोषित किया जाएगा. और उसके पहले का प्री SIR फेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है. महाराष्ट्र सरकार के निवडणूक आयोग ने महाराष्ट्र निवडणूक आयोग ने ऑलरेडी वो काम शुरू कर दिया है. तो इस लिहाज से SIR का अभी जो काम चल रहा है शासन लेवल पर, हम कार्यकर्ता के हैसियत से विभिन्न राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक्चुअल SIR के समय क्या जिम्मेदारी उठानी है, यह समझने के लिए ये आज की चर्चा रखी है. संतोष भाई जो हमसे गुजरात से जुड़े हैं, गुजरात में NAPM, PUCL, APDR अलग अलग संगठन है जो लोकतंत्र बचाने के काम में गुजरात में काफी सालों से काम कर रहे हैं. संतोष भाई पेशे से वीडियोग्राफर है और शायद यही वजह होगी कि वीडियो के लेंस से वो जो देखते हैं उसके बाद अपने खुद के लेंस से भी उसका परिशीलन करते होंगे. और कई सालों से गुजरात में आप सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत है. और जो गुजरात में SIR चला उस समय जिन कार्यकर्ताओं ने जमीन पर खड़े रहकर SIR के दरमियान काम किया है, ऐसे लोगों में प्रमुख भूमिका संतोष भाई ने निभाई है. तो ये बहुत खुशकिस्मती है हमारे लिए कि हमारे साथी आनंद माजगांवकर ने संतोष भाई का नाम सुझाया और संतोष भाई ने भी कबूल किया आज आने के लिए. तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए, संतोष भाई करीब 11:20 हुए हैं, अपनी जो बात हुई है उसके मुताबिक 12 बजे तक 40 मिनट आप अपनी बातें रखें. लोगों से मैं विनंती करूंगा कि आपके जो भी सवाल है वो आप लिख के रखें आपके पास, और संतोष भाई का पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक के बाद एक हम सवाल लेंगे 12 से 12:30. जिंदाबाद संतोष भाई. जी शुक्रिया संजय भाई, सबको जिंदाबाद, सभी साथी मित्रों को. और आवाज सुनाई दे रही है मेरी अच्छी तरह से? बिल्कुल सुनाई दे रहे, बिल्कुल जी. तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का कि जिन लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर और ये जो लोकतंत्र बचाने की जो मुहिम जो है, SIR जो हम पर थोपा गया है, उस SIR में से हम कैसे अच्छी तरह से निकल बाहर पाए, और बाकी जो नहीं जुड़ पाए हैं यानी कि SIR में जिनके नाम कट रहे हैं या तो जिनका समावेश नहीं हो रहा है, उनको हम किस तरह से हम मदद रूप कर सके, इस विषय को लेकर आज ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं सभी आयोजकों का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ. आप सब खुशनसीब इसलिए भी हो क्योंकि जब SIR गुजरात में हुआ था तो गुजरात में SIR के समय में किस तरह से काम करना है, इसकी कोई पृष्ठभूमि का या तो फिर हमको मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक बिहार में ही SIR हुआ था और बिहार के बाद में तुरंत ही गुजरात में भी SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी. तो हमारे पास ऐसे कोई मार्गदर्शक नहीं थे, पर आप सब खुशनसीब हो कि आपके पास अभी अलग अलग राज्यों से मार्गदर्शक हैं जो इस SIR की प्रक्रिया में किस तरह से हम अच्छी तरह से बाहर निकल पाए, इसके लिए आपको मार्गदर्शक मिल सके. SIR के कुल 4
मोटे मोटे जो पड़ाव हैं, ऐसे तो 5 पड़ाव हैं। एक पड़ाव वो है जो प्री एन्यूमरेशन पीरियड, जो वहां पर अभी चालू हो चुका है। प्री एन्यूमरेशन जो पीरियड है, ये प्री एन्यूमरेशन जो पीरियड में जिम्मेदारी जो ईआरओ और एईआरओ की होती है। सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि एसआईआर में जो जिम्मेदार जो ऑफिसर जो होता है, वो जिम्मेदार ऑफिसर को ईआरओ कहा जाता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। और उसके हाथ के नीचे एक होता है एईआरओ। उनके हाथ के नीचे होते हैं बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, और बूथ लेवल ऑफिसर को सपोर्ट करने के लिए होते हैं बीएलए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट होते हैं उनको बीएलए कहा जाता है। सारा जो दायरा जो है वो प्रत्येक विधानसभा का एक ईआरओ होता है। प्रत्येक विधानसभा में किन नामों को समावेश करना, किन नामों को समावेश नहीं करना, ये सारी जिम्मेदारी ईआरओ की रहती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एसआईआर के कुल जो 5 पड़ाव हैं, इसमें से पहला तो प्री एन्यूमरेशन पीरियड है, जिसमें हमें यानी कि मतदाताओं का कोई रोल नहीं है। सारा का सारा रोल ये जो ईआरओ की टीम है उनका रहता है। इसी प्री एन्यूमरेशन पीरियड के समय के दौरान सभी जो मतदाता की जो अभी सूची, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में 2 इलेक्शन हुए, एक तो लोकसभा इलेक्शन हुआ 2024 और अभी अभी वहां पर लोकल इलेक्शन भी हुआ, लोकल बॉडी के इलेक्शन भी हुए। तो पहला जो पड़ाव है एन्यूमरेशन पीरियड, दूसरा पड़ाव है पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट एनरोलमेंट रोल, एंड तीसरा है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, चौथा पड़ाव है नोटिस का फेज। इस नोटिस के फेज में नोटिस दी जाती है, हियरिंग की जाती है, वेरिफिकेशन किया जाता है और डिसीजन भी लिया जाता है। और पांचवा जो पड़ाव है वो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ क्लेम का है, फाइनल पब्लिकेशन ऑफ रोल का है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एन्यूमरेशन पीरियड की। एन्यूमरेशन जो पीरियड है, इस पीरियड के 30 दिन का इस एन्यूमरेशन पीरियड का टाइम है। एन्यूमरेशन पीरियड के अंदर जो आपके बीएलओ होंगे, बूथ लेवल ऑफिसर, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि एक होते हैं ईआरओ, जो प्रत्येक विधानसभा के मुख्य अधिकारी हैं ईआरओ, और उस विधानसभा के जितने बूथ होंगे उतने ही बीएलओ होंगे। तो आपका जो बूथ है उसका जो प्रतिनिधि है उसको बीएलओ कहते हैं। ये बूथ लेवल ऑफिसर के पास में एन्यूमरेशन फॉर्म आते हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म किन किन लोगों के आते हैं? तो जिन लोगों का नाम मतदाता सूची के अंदर शामिल है उन सभी लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म छपेंगे, और 30 दिनों के भीतर, यानी कि 30 दिनों के समय के अंदर, सबसे पहले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर बीएलओ प्रत्येक घर डोर टू डोर जाकर ये एन्यूमरेशन जो फॉर्म है उसका वितरण करेगा। प्रत्येक मतदाता को 2-2 फॉर्म दिए जाएंगे। ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म जो है, ये एन्यूमरेशन फॉर्म थोड़ा यूनिक इसलिए भी है क्योंकि प्रत्येक एन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर आपका नाम, आपका विधानसभा नंबर, आपका भाग नंबर, आपका अनुक्रमांक नंबर, आपकी फोटो पुरानी, और एक जगह आपकी पुरानी फोटो, नई फोटो के लिए भी एक जगह होगी। मैं भूमि जी से आग्रह करूंगा, कृपया अगर वो एन्यूमरेशन जो फॉर्म है वो डिस्प्ले पर बता सकें ताकि सब लोग उसे देख सकें। हाँ, 1 मिनट। एन्यूमरेशन फॉर्म जब वितरण करता है बीएलओ, तो बीएलओ की ये जिम्मेदारी है कि वो डोर टू डोर जाए और डोर टू डोर प्रत्येक लोगों से रूबरू मिलकर ये एन्यूमरेशन फॉर्म लोगों को देवे। 2-2 एन्यूमरेशन फॉर्म मिलेंगे। अगर किसी का घर बंद है और उसका एन्यूमरेशन फॉर्म आया है तो वो बीएलओ डोर के नीचे से, वो गेट के अंदर से
वो फॉर्म को अंदर सरका देगा घर के अंदर, और इस तरह से वो उस एन्यूमरेशन फॉर्म का निकाल करेगा। अगर कोई घर बंद है तो ऐसे घरों की वो कम से कम 3 बार अलग-अलग समय में, अलग-अलग दिनों में उस घरों की दोबारा से भी मुलाकात लेगा, ताकि वो घर वाले उसको मिल सके और एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर फिलअप कर दे सके। तो अभी जैसे कि आपके सबके स्क्रीन पर एन्यूमरेशन फॉर्म की डिटेल्स दिख रही है आपको। एक नंबर जो है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक एन्यूमरेशन फॉर्म यूनिक है, क्योंकि इस पर आपका नाम, आपका सीरियल नंबर, आपका पार्ट नंबर, क्यूआर कोड, आपकी फोटो, पुरानी और नई फोटो के लिए एक जगह ये दी गई है। अगर एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उस विषय पर अगर हम जाएं, तो एन्यूमरेशन फॉर्म को कुल 3 बड़े-बड़े भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है, यानी कि जिसको अभी फॉर्म में हम 2 नंबर से देख रहे हैं, तो 2 नंबर के अंदर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड का संख्या देना यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते हो। आपका मोबाइल नंबर, आपके फादर या गार्डियन का नाम, आपके फादर या गार्डियन का एपिक नंबर, मदर का नाम, मदर का एपिक नंबर, स्पाउस का नाम और स्पाउस का एपिक नंबर। ये जानकारियां आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर चौथे नंबर का पार्ट, यानी कि ऐसे हम उसको 2 नंबर का पार्ट कहते हैं। कुल टोटल 3 पार्टों में हम इसको बड़े-बड़े भागों में बांटते हैं। तो ये पार्ट नंबर 4, जिसमें डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल रोल इन द लास्ट एसआईआर, यानी कि आप क्या लास्ट एसआईआर में आपकी स्थिति कहां थी, यानी कि आप लास्ट एसआईआर में आप कौन सी विधानसभा में थे, आपका भाग नंबर क्या था, आपका अनुक्रमांक नंबर क्या था, ये यहाँ पर लिखना है। और इसके बिल्कुल राइट साइड में हम 5 नंबर के भाग से, जिसको हमें दिखाई दे रहा है फॉर्म में, वो 5 नंबर उन व्यक्तियों को भरना है, उन मतदाताओं को भरना है जिनके नाम लास्ट एसआईआर में नहीं थे, बल्कि उनके माता, पिता या दादा या दादी, इनके नाम लास्ट एसआईआर में थे। उनको ये 5 नंबर का फॉर्म भरना है, 5 नंबर का खाना उनको भरना है। इतने से ये जानकारियां देने के बाद आपको नीचे सिग्नेचर करना है और आपके बीएलओ को एक फोटो के साथ इसको सुपुर्द करना है। जब आप इसको भरकर देते हो बीएलओ को, तो जो दूसरा, जो इसके प्रति कॉपी भी जो आपको 2 कॉपी दी गई है, उस दूसरी कॉपी में आपको बीएलओ की सिग्नेचर लेकर उसको अपने पास रखना है। अगर बीएलओ आपको एक ही कॉपी देता है तो यह उचित माना जाएगा कि आप इसकी जेरोक्स निकलवा लो और जेरोक्स में बीएलओ की सिग्नेचर लेकर उसको सुरक्षित रखो। ये क्लेम और ऑब्जेक्शन के समय में आपके काम आ सकता है। फॉर्म के दूसरे हिस्से में कुछ जानकारियां होती है, और जैसे वो जो 17 जो डॉक्यूमेंट्स है, 13 जो डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स की जानकारियां इसमें दी गई हैं। पर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के समय में हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें सम्मिलित करने नहीं है, अटैच नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर और बीएलओ को सुपुर्द करना है। तो अभी हम उस जो 13 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी हम अभी नहीं जा रहे हैं, वो क्लेम और ऑब्जेक्शन के पीरियड के समय हमको देखना है। ये फॉर्म भरने के बाद हमने बीएलओ को सुपुर्द कर दिया। हो सकता है कि बीएलओ की जगह आपके पास बीएलए भी आ सकते हैं, तो बीएलए को भी हम सुपुर्द कर सकते हैं। बीएलए यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो व्यक्तियों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया है, जिनको बीएलए के तौर पर, वे लोग। सिग्नेचर आपको लेनी है फॉर्म के अंदर, दूसरे फॉर्म के अंदर, और उनको आप दे सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये माना है कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर 50 तक की संख्या में बीएलए वो एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट कर बीएलओ को सुपुर्द कर सकता है। यह लिमिट
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टियों के BLA के संदर्भ में एक निश्चित की हुई है। फॉर्म भरने के बाद अच्छा, अब इसमें जब हम हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जो लास्ट SIR के नाम के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्म में 4 नंबर की जो संख्या दिखाई दे रही है हमको, कि लास्ट SIR में हमारा नाम कहाँ था। तो हो सकता है कि 2002 में जब लास्ट SIR हुआ था, उस वक्त आपकी विधानसभा नंबर, आपका भाग नंबर, आपका अनुक्रमांक नंबर कुछ और ही होगा। आप भले ही एक जगह पर रह रहे हो, वर्षों से भले ही आप 30-35 साल से एक ही जगह पर रह रहे हो, पर विधानसभा आपकी चेंज हो सकती है। तो यह निश्चित कर लें कि आप आपका जो 2002 के अंदर लास्ट SIR में जो नाम था, उसकी जानकारियां अच्छी तरह से ढूंढे। तो जानकारियां आप कहां से जुटाओगे? तो जानकारियों के लिए आपके पास एक वेबसाइट है voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट के आधार से भी आप इस वेबसाइट का उपयोग करके आप आपकी जानकारियां पिछले SIR के समय में कहां थी वो ले सकते हो। इसके अंदर स्पेशल अलग अलग राज्यों के न, जैसे ही आप वोटर्स, प्लीज भूमि जी, voters.eci ये हाँ, एक तो ये वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो स्पेशल SIR के लिए बनाई गई है, और इसका नाम है voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट पर हम जाएंगे तो पहला ही जो होम पेज पर पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। इसमें सर्च योर नेम, नहीं ये नहीं, हाँ ओके, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, ये एक ऑप्शन है। जैसे ही आप ऑप्शन में जाओगे तो आपको, जैसे ही आप ऑप्शन में जाओगे तो इस ऑप्शन में आपको पहले तो आपका जो लास्ट SIR हुआ था वो स्टेट का नाम पूछेंगे, आप कौन से स्टेट से हो, तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र सिलेक्ट करके फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी हो आपका, और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो आपका विधानसभा का नंबर पूछा जाएगा कि कौन से विधानसभा नंबर और नाम दोनों आएगा। ये पसंद करने के बाद में आपसे आपका पार्ट नंबर और अनुक्रमांक नंबर भी मांगा गया है, पर वो अगर नहीं भी भरते हो आप, तो आगे जाने के बाद आपको मिलेगा कि आपका नाम क्या था। आपको वहां पर आपका पूरा नाम लिखना है, और उसी के एग्जैक्ट नीचे आपके जो रिलेटिव हैं उनका भी नाम लिखना है, कैप्चर भरना है, और कैप्चर भरने के बाद आपको सर्च ऑप्शन दबाना है। जैसे ही आप सर्च दबाओगे तो आप ही के नाम से मिलते जुलते नामों की जो भी सूची होगी वो सूची आपके सामने होगी, और उसमें जो भी पार्ट नंबर, अनुक्रमांक नंबर, विधानसभा नंबर, नाम, ये सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। तो नंबर 1 ऑप्शन ये हो गया आपको आपका नाम ढूंढने के लिए कि लास्ट SIR में मेरा नाम कहाँ था, कौन से विधानसभा में था, कौन से भाग में था, कौन से अनुक्रमांक नंबर में था। नंबर 2, आपके जो BLO जो हैं, आपके BLO से भी आप जानकारियां ले सकते हो। आपके BLO को भी एक जो पुरानी जो विधानसभा की जो 2002 की जो विधानसभा की सूची थी वो दी गई है, तो आप उनसे भी ये जानकारी ले सकते हो कि जो हम रह रहे हैं वो एरिया 2002 में कौन से विधानसभा कौन से पार्ट में था, तो वो आपको भी ये जानकारी दे सकते हैं। अब इस तरह से आपको ये आपका लास्ट SIR का आपको जानकारी इसमें भरनी है। अब कई लोगों को ये दिक्कत आ सकती है कि हमारे पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा है। यह दिक्कत ऐसे लोगों को आ सकती है जो शायद किसी काम के और व्यवसाय की वजह से कोई अलग जगह पर गए हुए हैं, या तो कोई स्टूडेंट हैं जो एजुकेशन के लिए कहीं पर गए हुए हैं,
ऐसे लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो इसमें भी ये जो voters.eci.gov.in इस वेबसाइट का उपयोग कर आप ऑनलाइन भी आपका एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हो। एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास आपका एपिक कार्ड होना जरूरी है। आपका एपिक कार्ड नंबर जैसे ही आप डालोगे, आपको आपका एन्यूमरेशन फॉर्म मिल जाएगा और आपका एन्यूमरेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो। एक दूसरा भी एक है कॉल योर BLO। अगर बुक अ कॉल विथ BLO, ये एक ऑप्शन भी voters.eci.gov.in पर दिया गया है। अगर आपके पास 5-6 दिनों के अंदर जैसे ही SIR की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फॉर्म वितरण शुरू हो जाता है और कई लोगों को फॉर्म मिल गए एन्यूमरेशन फॉर्म पर, आप तक एन्यूमरेशन फॉर्म अगर नहीं पहुंचा है, तो आप आपके BLO को फोन करके बुक अ कॉल विथ BLO, बुक अ कॉल विथ BLO, अगर ये आप ऑप्शन पसंद करोगे तो आपके पास में एपिक नंबर के हिसाब से आपका जो BLO होगा उसके पास में कॉल रजिस्टर्ड होगा और वो 1 से 2 दिनों में आपका सामने से संपर्क करेगा और सामने से संपर्क कर आप उससे फिर एन्यूमरेशन फॉर्म ले सकते हो और एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में जो पीरियड एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद में जो दूसरा जो पीरियड आता है, वो पड़ाव है ड्राफ्ट रोल डिक्लेयर का, पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल में 30 दिनों के भीतर जब हम एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर दे देते हैं, उसके 5 दिनों के भीतर यह ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता है। जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता है, यह ड्राफ्ट रोल आपके बूथ पर और आपकी जो भी नजदीकी जो भी सरकारी ऑफिस होगी, वो कॉरपोरेशन हो सकती है या तो गवर्नमेंट की भी कोई ऑफिस हो सकती है, आपके ERO की ऑफिस हो सकती है, इन सभी जगह पर आपके ड्राफ्ट रोल यह मौजूद होंगे। तो ड्राफ्ट रोल में आपको आपके नाम को देख लेना है, क्या मेरा नाम सम्मिलित हो चुका है ड्राफ्ट रोल में या नहीं, यह चेक करना है। इसके साथ साथ BLO एक और भी सूची को डिक्लेयर करता है, इसको ASD बोलते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। इनकी अलग से BLO जानकारी देता है, जो आपके CEO.महाराष्ट्र की जो वेबसाइट है, CEO महाराष्ट्र, CEO मीन्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिनकी जिम्मेदारी पूरे इलेक्शन को महाराष्ट्र में करवाने की जिनकी मुख्य जिम्मेदारी है, ये CEO की जिम्मेदारी होती है। भूमि जी, सिर्फ CEO महाराष्ट्र की प्लीज जरा। हाँ CEO के साथ साथ में आपको आपके कलेक्टर जो होते हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि आपके जिला के जो कलेक्टर हैं, इनकी वेबसाइट पर भी आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी। आपको 2002 की जो मतदाता सूची जो है, वह भी आपको यहाँ से भी उपलब्ध हो सकती है। तो ड्राफ्ट रोल पब्लिश यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर के आपके जो भी जिला के कलेक्टर हैं उनकी वेबसाइट पर, आपके CEO की वेबसाइट पर और आपके नजदीकी जहां पर आप वोटिंग करने जाते हो उन जगह पर यह ड्राफ्ट रोल पब्लिश होंगे, वहां पर ड्राफ्ट रोल लगाए जाएंगे। आपको 30 दिनों के बाद में एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के 30 दिनों के पश्चात, 5 दिनों के और दिनों के पश्चात यानी कि 35 से 40 दिनों के बाद आपको आपके ड्राफ्ट रोल में आपका नाम सम्मिलित हुआ है या नहीं हुआ है, यह एक बार चेक करना है। अगर आपका नाम आ चुका है तो आपको कोई भी ज्यादा अगर आपका नाम सम्मिलित हो चुका है, फिर भी आपको जब तक फाइनल पब्लिश नहीं होता है नाम, यानी फाइनल नाम जो सब पब्लिश होता है वो 2 से 2.5 महीनों के बाद में होता है फाइनल रोल, तब तक आपको निश्चिंत नहीं होना है। क्योंकि जो गुजरात में जो घटनाएं घटी उसके बारे में मैं आपको जिक्र करता हूं, क्योंकि जब ये ड्राफ्ट रोल जब पब्लिश हुआ तो कई सारे जो BLA थे, जो राजकीय पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट थे,
तो कई एजेंटों ने हजारों नामों के सामने अपना एलिगेशन किया कि ये क्लेम और ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये नाम इन सूची में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, ये यहाँ पर नहीं रहते हैं। और इसमें कई नाम ऐसे भी थे जो गलत थे, क्योंकि वे लोग वहीं पर निवास कर रहे थे। तो बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट हैं, उनकी इस तरीके की कार्रवाई से यहाँ पर गुजरात में काफी हंगामा भी हुआ था। तो आपको जब तक फाइनल यादी डिक्लेयर नहीं होती है तब तक आपको निश्चिंत नहीं होना है। सिर्फ ड्राफ्ट यादी में नाम आने से आपको निश्चिंत नहीं होना है। जिन जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट यादी में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उनको अब क्लेम और ऑब्जेक्शन के पीरियड के दरमियान, क्लेम और ऑब्जेक्शन का 1 महीने का पीरियड है, इस समय के दौरान आपको ईआरओ की ओर से आपको नोटिस दी जाएगी। और नोटिस के समर्थन में आपको जो 13 जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो आपके एन्यूमरेशन फॉर्म की दूसरी ओर भी आपको दिए गए हैं, वो 13 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी जो आपके ईआरओ जो भी बताते हैं, 1 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट, उस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको आपके ईआरओ को सुपुर्द करने हैं। यह है क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड। क्लेम और ऑब्जेक्शन के पीरियड के बाद में यह तकरीबन 1.5 से 2 महीना क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड चलता है। और इसी में ही क्लेम और ऑब्जेक्शन के पीरियड में ही जो है कि नोटिस फेस ये भी आ जाता है 2 महीने के अंदर अंदर। और नोटिस पीरियड के अंदर हियरिंग होता है, और हियरिंग के साथ साथ में जिन जिन लोगों के नाम सम्मिलित करने हैं उनके नाम सम्मिलित होते हैं, और जिनके नाम सम्मिलित करने योग्य ईआरओ नहीं जा समझता है उनके नाम सम्मिलित नहीं होते हैं। इसके बाद का पीरियड आता है फाइनल ड्राफ्ट रोल का। फाइनल ड्राफ्ट रोल यानी कि जब एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण हुए थे उसके ठीक 3 से 3.5 महीने के बाद में फाइनल ड्राफ्ट रोल इश्यू किया जाता है। फाइनल ड्राफ्ट रोल में भी आपको जिन जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में आ गए थे उन लोगों को फाइनल नाम में भी अपना नाम चेक करना है कि क्या मेरा नाम आ चुका है, क्या मेरे नाम के सामने किसी बीएलए ने ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाया ना। तो इसीलिए आपको फाइनल जब तक नहीं आता है रोल तब तक आपको सुनिश्चित नहीं होना है और आपको ध्यान रखना है। जो बहनें शादी करके महाराष्ट्र में आई हुई है उन्हें एक ज्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि वो अलग राज्यों से आई हुई होती है और उनका नाम 2002 में हो सकता है कि कोई अलग राज्य में उनके माता पिता या दादा या दादी का नाम हो सकता है। ऐसे भी किस्सों में voters.eci.gov.in पर जाकर आप आपके माता पिता की जानकारी वहां से भी निकाल सकते हो। और अगर आपके माता पिता जिस राज्य में रह रहे हैं या दादा दादी आपके जिस राज्य में रह रहे हैं, शायद हो सकता है कि वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो गई हो, तो ऐसे में बिल्कुल आपके लिए सुलभ होगा, क्योंकि उनके पास में 2002 में उनका नाम कौन से विधानसभा और कौन से भाग क्रमांक में चालू था ये आपको बिल्कुल सरलता से मिल जाएगा। हो सकता है कि आप जहां पर अभी रह रहे हो वहां अभी नए आए हो, 5 साल या 2 साल या 1 साल हुआ है और आपने अपना नाम ट्रांसफर नहीं करवाया, आप जहां रहते थे पहले वहीं पर आपका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में चालू है। तो ऐसे किस्से में क्या होगा, ऐसे किस्से में जब बीएलओ आपके घर पर जाएगा तो वहां पर आप नहीं मिलोगे, तो वो शायद हो सकता है कि शिफ्टेड की यादी में आपका नाम वहां से निकाल देवे। आपको ऐसे किस्से में करना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ में फॉर्म नंबर जब क्लेम और ऑब्जेक्शन का जो अगर पीरियड में आपको नोटिस इश्यू होती है तो उस समय में आपको फॉर्म नंबर 8 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 ये 3 फॉर्म हैं।
फॉर्म नंबर 6 है नए मतदाताओं के लिए, फॉर्म नंबर 7 है किसी का नाम डिलीट करना है या तो किसी के नाम के सामने हमको ऑब्जेक्शन है या तो हमारे ही परिवार के किसी की मृत्यु हो गई है और उनका नाम हमको कैंसिल करवाना है, तो फॉर्म नंबर 7। और फॉर्म नंबर 8 है हमको हमारे जो एपिक कार्ड है उसके अंदर कोई सुधारा करना है या तो हमने हमारा एरिया चेंज किया है, हम सेम विधानसभा में रहते हैं, इसके लिए हमको फॉर्म नंबर 8 भरना है। तो अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप 1 साल या 2 साल पहले ही आपने अपना घर शिफ्ट किया है और आपका पुराने घर पर ही आपका मतदाता सूची में नाम चालू है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ साथ में जब आपको नोटिस पीरियड के अंदर आपको नोटिस इश्यू होती है तो आपको फॉर्म नंबर 8 में आपकी डॉक्यूमेंट्स के साथ में सबमिशन करना है ईआरओ को, ताकि आपका नाम दोबारा से चालू हो सके। तो ये मोटी-मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके साथ-साथ जो हमको दूसरा जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जिन बच्चों ने अभी-अभी 18 साल कंप्लीट किए हैं, तो हो सकता है कि उनके एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएँगे क्योंकि उनके नाम ऑलरेडी मतदाता सूची में नहीं थे। इन लोगों के नाम दर्ज करवाने के लिए जो परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने अभी 18 साल कंप्लीट किए हैं, वो सदस्य फॉर्म नंबर 6 उनके लिए भरेंगे। फॉर्म नंबर 6A ऐसे बच्चों के लिए भरेंगे जो बच्चे 18 साल कंप्लीट किए हैं और अभी विदेश में जाकर वे कोई अभ्यास में जुड़े हुए हैं या तो अभ्यास के लिए कहीं विदेश गए हुए हैं। मतदाता कौन हो सकता है, इसके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 326 में जानकारियां दी गई है। जो भी व्यक्ति ने 18 साल कंप्लीट किए हैं और जो भारत का नागरिक है, वो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है। और मतदाता सूची में किनके नाम शामिल नहीं हो सकते हैं, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की सेक्शन 16 में डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ नियम दिए गए हैं। तो मेरी बात मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ जानकारियां अगर मैं नहीं बता पाया हूँ अच्छी तरह से और जानना चाहते हैं तो प्लीज। संतोष भाई, हमारे साथ हमारे एक कार्यकर्ता है जो महाराष्ट्र में बीएलओ करके मनोनीत हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे कार्यकर्ता है वो हमको बीएलओ क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह बताते हैं। तो मैं संजय रेंदालकर जी से अनुरोध करूंगा कि संतोष भाई ने अभी जो बातें रखी गुजरात के अनुभव के आधार पर, महाराष्ट्र में जो पहला फॉर्म चल रहा है एसआईआर, प्री एसआईआर का जो फेज चल रहा है, जहां पर हमारे जैसे मतदाताओं का कोई रोल नहीं है, लेकिन आप क्या चल रहा है और क्या अभी हम कर सकते हैं क्या, इसके बारे में बोलिए और फिर हम बारी बारी से सवाल लेंगे। संजय भाई। संतोष भाई, मराठी में लोग बात करेंगे तो चलेगा या? अरे वाह, बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। चलिए संजय भाई। संजय रेंदाळकर आहेत का? अरे बापरे, बीएलओ का काम क्या रहता है? अगर संजय जी नहीं है तो मैं संजय रेंदाळकर प्लीज। ठीक है, हम सवाल से शुरू करते हैं। संजय भाई मैं बता देता हूँ बीएलओ का काम क्या रहता है। जो ये पहला जो फेज होता है ये बीएलओ का फेज होता है। तो बीएलओ को क्या करना है कि मैपिंग करना है। उनको एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से उनको एक एप्लीकेशन दी जाती है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो 2002 में उसके पास में जो बीएलओ के पास में जो भी सूची है 1100 नाम या 1200 नाम या तो 1000 नामों की जो सूची उसके बूथ की है, उन लोगों के नाम 2002 में कहां पर थे वो उससे मैपिंग करेगा। और मैपिंग जब हो जाता है तो वो नाम सुनिश्चित हो जाते हैं कि ये ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल में आएंगे। ये मैपिंग का काम अभी बीएलओ के लिए होता है जी।
संतोष भाई ने अभी बताया, सध्या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही जेव्हा मागच्या महिन्यामध्ये मुंबईला महाराष्ट्राच्या चीफ इलेक्शन ऑफिसरना भेटलो, त्यावेळेला त्यांना विचारलं सध्या काय सुरू आहे, आम्हाला ठाऊकच नाही. तेव्हा त्यांनी हा खुलासा केला की आमचा प्री-एम-आय फेज सुरू आहे, ज्याच्यात आम्ही सर्व ठिकाणचे BLO अपॉइंट केलेले आहेत आणि त्या BLOंना जे यादी दिली आहे 1200 मतदारांची, त्याचं मॅपिंग ते करतायत. आणि मॅपिंग याचा अर्थ त्या यादीतले लोक 2002 साली कुठे आहेत ही माहिती मिळाली तर ते टिक मार्क करतायत. त्यासाठी ते त्या BLOंना असंही सांगितलं की तुम्ही त्या संबंधित मतदारांना पण कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्यामुळे काही मतदारांना मोबाईलवर कॉल यायला लागलेत BLOंचे. काही हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये BLO येऊन बसतात आणि तिथल्या सेक्रेटरीच्या माध्यमातून बिल्डिंग मधल्या सोसायटीतल्या नागरिकांना ऑफिसमध्ये बोलवतात सोसायटीच्या आणि मॅपिंग मध्ये मदत घेत आहेत. त्यामुळे हे काम सध्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. आपणही त्याबाबत चौकस जर राहिलो आणि आपलं मॅपिंग करून घेतलं आत्ताच, जे मगाशी संतोष भाई म्हणाले की आता तुम्ही 2002च तुम्ही कुठे होतात आणि 2026च्या यादीचं तुम्हाला आत्ताच मतदान झालंय, तुम्हाला ठाऊक असेल, तर ते तुमचं मॅपिंग तुम्ही तुमच्याकडे तयार ठेवलं तर जेव्हा केव्हा BLO संपर्क साधेल तेव्हा तुम्ही संपर्क साधू शकता. आणखीन एक गोष्ट, ECI नेटवर तुम्ही तुमचं नाव शोधलं तर तुम्हाला सगळी कुंडली तुमची मिळते आणि शेवटी तुमच्या BLOचं नाव आणि मोबाईल नंबर पण मिळतो. तुम्ही BLOला कॉन्टॅक्ट करू शकता स्वतःच्या बाजूने. मगाशी संतोषभाई म्हणाले तसं वेबसाईटवर कॉल BLO अशी एक तरतूद आहे. तुम्ही BLO कॉलवर क्लिक केलं तर BLO विल कॉल यू, अशी पण हे आहे. त्यामुळे या वेगवेगळ्या पद्धतीने सध्या काम सुरू आहे. संजय रेंदाळकर आलेले, तुम्ही काही ऍड करणार संजय भाऊ? येस प्लीज प्लीज बोला. सरांनी माहिती खूप चांगली सांगितली. मीही एका शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून काम करतोय. माझे 2 शिक्षक SIR साठी काम करतायत. तसं महाराष्ट्रामध्ये SIR चा उपयोग जसं बेंगॉल आणि अगोदरच्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये झालेला आहे, त्या पद्धतीनं होईल का अशा पद्धतीनं विचारलं तर आपल्याला थोड्या शंका वाटतात. कारण आपल्याकडे ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्ष किंवा ज्या पुरोगामी परिवर्तनवादी संघटना काम करतायत त्याच्यामुळे थोडा त्यांना ब्रेक आहे, नाही असं नाही. एक तर आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जे आमदार आहेत सतीश पाटील आणि खासदार जे आहेत शाहू महाराज, त्यांनी बेंगॉलचा जेव्हा निकाल लागला त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच आम्हाला पेपरमध्ये एक जाहिरात अशी दिसली होती की त्याच्यामध्ये त्यांनी QR कोड केला होता आणि नंतर लक्षात आलं की ते कोल्हापूरच्या क्षेत्रामध्ये मर्यादित होतं, की त्यांनी नागरिकांना आव्हान केलं होतं की तुम्हाला तुमचं SIR मध्ये नाव आहे की नाही याबद्दल याच्यावर आपण QR स्कॅन केल्यानंतर दिसू शकेल. आणि आम्ही महाराष्ट्राच्या मीटिंगमध्ये सुद्धा असं बोललो की अशा पद्धतीनं ठिकठिकाणी पक्षांनी करावं, संघटनांनी करावं, संस्थांनी करावं. आणि आता पण काही माहिती संजय सरांनी पण दिली, संतोष सरांनी पण दिली, तर ती उपयुक्त आहे. पण ती अधिकाधिक लोकांपर्यंत, विशेषतः मुस्लिम समूहामध्ये ज्या पद्धतीचं ब्लेमिंग सुरू आहे, म्हणजे मुस्लिम समूहाच्या बद्दल सांगितलं जातं, तर तिथले जे काही विक्टिम असू शकतात, तिथे काही लोक असू शकतात की त्यांना याच्यामुळं त्यांचा जो मूलभूत अधिकार आहे त्याच्यापासून ते दूर राहू शकतात. तर मला वाटतं त्याच्यामध्ये संस्था संघटना जे काही करू शकतात आता, त्याच्याबद्दलचा काही प्लान झाला आणि त्याच्यामध्ये काही रोल करायची वेळ आली तर आम्ही कोल्हापूर परिसरामध्ये नक्की काम करू. संतोष भाई, थैंक यू. संतोष भाई, आपके लिए एक सवाल आया है. गीता बहन ने लिखा है कि मेरे BLO से संपर्क हुआ मेरा, बट वो BLO ने कहा कि वो अभी स्कूल से उनको मुक्ति नहीं दी गई है, उसको BLO का ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है, उसको कुछ भी वो जानकारी नहीं है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वगैरह. तो ऐसे में हम क्या करें? जो BLO दिया है वो खुद कह रहा है कि हम कुछ नहीं जानते, तो ऐसे में वोटर ने क्या करना चाहिए? आपका म्यूट है संतोष भाई, यू आर म्यूट. हाँ बोलिए बोलिए. हाँ, मैं ये आग्रह करूंगा सभी लोगों से, जो लोग एक्टिविस्ट हैं और इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग अपने जो एपिक कार्ड जो है, एपिक कार्ड में आपके फोटो के ऊपर आपका एक नंबर दिया गया है, एपिक नंबर. इस एपिक नंबर से आप जो voters.eci.gov.in जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप अपना
पहले तो सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। तो सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट अगर आप जैसे ही पसंद करोगे तो आपका नाम आप दो तरीके से आप ढूंढ सकते हो, आपके एपिक नंबर की देकर और आपके नाम से। आपको आपके एपिक नंबर से आपका नंबर ढूंढना है, नाम ढूंढना है। तो अभी जहां पर आपका नाम चालू है, विधानसभा का नाम नंबर ये मिलेगा, और साथ साथ में अगर आप डिटेल्स और भी नीचे ज्यादातर डिटेल्स भी और भी दी गई है, तो आपके ERO, AERO और BLO इन तीनों के मोबाइल नंबर आपको दिए गए। तो जब आपको कोई शंका रहती है या तो आपको कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता है BLO की ओर से, तो आप आपके AERO और फिर AERO से भी आपको संतुष्टि नहीं होती है तो ERO को आप कंप्लेन कर सकते हो। पर मैं समझता हूं कि अभी जैसे कि महाराष्ट्र में विधिवत SIR की घोषणा अभी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि BLO को सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड चालू होगा। उस BLO को कौन से विधानसभा के कौन से बूथ में नियुक्त किया जाए, ये अभी विचारणीय होगा। तो हो सकता है कि उसके पास में ये जानकारियां ना हो, पर जब SIR का विधिवत जब शेड्यूल फिक्स हो जाए और डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद में अभी अगर BLO का यही प्रतिभाव रहता है तो आप ERO को कंप्लेन कर सकते हो, और जब भी कंप्लेन करो तो लिखित में करो, मेल के द्वारा करो, और साथ में CC रखो आपके जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं यानी कि कलेक्टर को भी आप CC में रखो। तो आपके पास में जितने भी एविडेंस होंगे, क्योंकि पीरियड एकदम निश्चित है, 30 ही दिनों के भीतर ये प्रक्रिया पूरी संपूर्ण करनी है। तो आपको ये निश्चित रहना है, निश्चित करना है कि आप जो भी कंप्लेन करते हो तो उसका प्रूफ भी आपके पास रहे, और साथ साथ में आपको उपले अधिकारियों को भी कंप्लेन भेजें। जी हाँ, तो संतोष भाई और एक रिक्वेस्ट है, एक सवाल आया है। अब अगर आप बिंदु वाइज कहेंगे तो आपने शायद पहले कह दिया है। अभी महाराष्ट्र में प्री SIR जारी है, गोइंग ऑन। कुछ जगह पर BLO संपर्क कर रहे हैं, कुछ जगह पर BLO संपर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ जगह पर गीता बहन को जैसा अनुभव आया वैसा अनुभव आ रहा है। फाइन। अभी के दिनों में जब प्री SIR जारी है, एक सामान्य वोटर, एक मतदाता क्या करे? हम अभी जब शुरू करेंगे मतदाताओं से संपर्क करने के लिए, जैसे संजय भाई ने कहा कि खास करके मुस्लिम बस्तियों में अभी से हमने जाके बात करनी चाहिए, तो एज ए वोटर what is his or her responsibility to prepare himself or herself for SIR till a BLO comes to him or her? सबसे पहले तो जैसे कि अभी मैंने पहले बताया, तो उसी तरीके से आपके एपिक नंबर के आधार से voters.eci.gov.in ये वेबसाइट का उपयोग करके आप आपके ERO, AERO और BLO इन तीनों के नाम और मोबाइल नंबर वहां पर उपलब्ध हैं, ये तीनों जानकारियां ले लेंगे। नंबर 2, अगर आपको पता है कि आप इसी विधानसभा में इसी जगह पर पिछले 30 सालों से रह रहे थे, यानी कि 2002 में भी यहीं पर थे, तो आप 2002 में इस विधानसभा, ये जो एरिया है वो कौन सी विधानसभा में था, क्या है क्या नहीं, उसकी जानकारियां लेकर, और उसकी भी जो इलेक्टोरल जो है वो आपके CEO महाराष्ट्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और voters.eci.gov.in इस पर सभी राज्यों के यानी 36 राज्यों के रोल उपलब्ध हैं, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद में हम विधानसभा के मुताबिक और हमारे पूरे नाम और हमारे जो माता पिता या तो दादा दादी के पूरा नाम डालने से हमें हमारी जानकारी 2002 में कहाँ थी ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हम इस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं कि हमारे ERO के नाम नंबर मिल जाए, और साथ साथ में हम 2002 में कहाँ थे ये अगर हमको मिल जाए। गीता बहन, आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। हमारे ERO का ईमेल ID कहां से मिलेगा? तो आप जब ये आपका एपिक नंबर यूज करके जब आप वेबसाइट पे जाओगी तो आपकी पूरी कुंडली मिलेगी, और नीचे आपको DRO, AERO और BLO इन सब के नंबर और नाम आपको मिलेंगे। एक सवाल और संतोष भाई है इसमें, देखिए ये हम जब बोल रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि हर वोटर बहुत जागरूक है, वो बहुत
सरलता से फटाफट ये कर पाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन क्या बीएलएज, हाँ सुहासताई मैं आपको बुलाता हूं एक मिनट, बीएलए जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉइंट किए हुए, उनकी कुछ मदद आपको मिली क्या गुजरात में, या उनकी कुछ मदद हो सकती है क्या आज अभी के फेज में? देखो, ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियों का यहाँ पर जो रोल रहा, ये रोल रहा कि किस तरह से नाम कमी किए जाएं, और ज्यादातर इसमें मुस्लिम प्रभावित हुए। हमारे यहाँ की एक विधानसभा है, वो उस विधानसभा के पूरे जो एक बूथ था, एक बूथ के सभी नाम, यानी कि लगभग 1100 जितने नाम, वो सभी नामों को डिलीट किया गया। एसआईआर की प्रक्रिया में नाम उन्हीं लोगों के आ सकते हैं जिनको एन्यूमरेशन फॉर्म मिला हो। इन सभी लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म निकले थे। फिर भी जो बीएलओ था, बीएलओ को वहां के लोकल एमएलए ने पत्र लिखा, और पत्र लेकर उन्होंने बताया कि ये जो भी यहाँ के जो निवासी थे, अभी तो उनका जो डिमोलिशन कर दिया गया है, उनके घर पर सब तोड़ दिए गए हैं, अब वे लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तो इन लोगों के नाम यहाँ पर नहीं आने चाहिए। इस तरीके से उनके नाम हटा दिए थे। और ऐसा और भी कई जगह पर हुआ कि बीएलए जो थे, उनकी जो प्रवृत्ति थी वो संदिग्ध रही। तो ज्यादातर जो एक्टिव पार्टियां जो रहती है, जो 365 दिन इलेक्शन मोड में जो पार्टियां रहती है, उनके कार्यकर्ता ऐसा काम ज्यादा करने में नहीं संतोष भाई, ये मैं सहमत हूं। आज भी महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते बीजेपी के 5000 लोगों की फिजिकल मीटिंग बंबई में हुई, और हमें किस तरह से तैयारी करनी है उसकी पूरी दिन भर का शिविर उनका हुआ। और उसमें खास करके ट्रेनिंग उनका यही किया होगा कि आपके यहाँ पर कौन से मुस्लिम बहुल एरियाज है, उनके कैसे ऑब्जेक्शन लेने वगैरह वगैरह, वो मैं जानता हूं। मैं उनके बीएलए और उन दलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हमारे विचार की अगर राजनीतिक पार्टी है और वो उनके पास अगर बीएलए है, तो क्या वो बीएलए इस फेज में काम में आ सकते हैं या नहीं? जो विरोधी बीएलए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जी बिल्कुल। जिस तरह से विरोध, यानी कि जो एक अलग विचारधारा की जो पार्टी है, जो अलग रीत से काम करेगी, तो इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी इसमें अपने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देकर, उनके नाम 2002 में कहाँ थे, क्योंकि उनके पास में ज्यादा से ज्यादा संसाधन है, ज्यादा जानकारियां हैं, तो वे लोग सपोर्ट बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यानी फिर महाराष्ट्र के लिए और एक खासियत ये है कि अभी इट इज द मंथ ऑफ मे, कॉलेज एग्जाम्स विल गेट ओवर, तो टेक्नो सेवी यूथ बड़ी संख्या में अभी फ्री में अवेलेबल होंगे। तो हमारे जैसे कार्यकर्ता या राजनीतिक दल के लोगों ने ऐसे युवाओं को अगर चिन्हित करके उनको बेसिक, अभी जो आपने बताया वो वेबसाइट देके ये ट्रेन किया और बस्ती बस्ती में लैपटॉप लेके या मोबाइल फोन लेके खड़ा किया, तो वो इस काम में सामान्य नागरिकों की मदद कर सकते हैं। बराबर? बिल्कुल बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू। सुहास ताई का हाथ ऊपर है, सुहास को लेकर। नमस्ते। मैं 2008 का मेरे पास इलेक्शन आईडी है, जिसका नंबर भी मैंने चैट में लिखा, कुछ DRD 2958। नहीं उसमें डिटेल में मत जाइए। हाँ नहीं, तो यही एपिक नंबर है क्या? आप एपिक नंबर जो बोल रहे हैं जी, एपिक नंबर, क्योंकि इधर एपिक नंबर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए सबको पहला वो सवाल आएगा। दूसरा कि अभी ये 2008 का कार्ड है, 2002 के डिटेल्स इससे मिल पाएंगे मुझे? नहीं, आपको नहीं मिल पाएंगे। आपको तो आपके नाम के आधार पर आपको नाम के आधार पर और आपके परिवार के जो भी माता पिता या दादा दादी नाम, इनके नाम के आधार पर आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है संतोष भाई जो बता रहे हैं सुहास ताई, आपके पास एपिक नंबर हो ना हो, छोड़ दीजिए उस बात को। आप इस वेबसाइट पे जाइए और 2002 के क्लिक करके आपका नाम डाल दीजिए या आपके माता पिता का नाम डाल दीजिए, तो उससे सिमिलर नाम कहां पर है वो आपके सामने आ जाएगा। यू मैच द करेक्ट नेम एंड एड्रेस एंड एज एंड से यस दिस आई हैव गॉट। मैंने खुद इस तरह से मेरा नंबर नाम ढूंढा है, उसके लिए एपिक नंबर की जरूरत नहीं होती। जस्ट नाम आप सर्च में डालोगे तो यू कैन गेट थ्रू टू दैट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अभी और किसी का सवाल है? प्लीज,
इसके सवाल हो तो कृपया रेज करें अभी। संजय सर, माझा प्रश्न आहे. बोला, अतुल भाऊ मी अतुल पवार बोलतो. बोला. हा, मी सध्या मुंबईवरून म्हणजे भांडूपवरून ठाण्याला शिफ्ट झालो. झाले आता त्याला 2-2.5 वर्ष झाले. आमच्या इथे ठाण्याला सुद्धा BLO आलेले. निसार भाई जरा म्यूट रखिए, निसार भाई म्यूट रखिए, भूमि जरा निसार को म्यूट करें. हाँ बोला अतुल भाऊ बोला. अतुल जी बोला. अतुल बोला. हो, माझा आवाज येतोय ना आता? बोला येत. बर. हा, मी ठाण्याला आहे आता. आमच्या इथे BLO आलेले. जसं मगाशी तुम्ही सांगितलं की BLO सोसायटी कॉम्प्लेक्स मध्ये आमचा एक एरिया आहे क्लब हाऊस, तिकडे त्यांना बसायची संधी दिली, म्हणजे जागा करून दिली. माझ्या माहितीनुसार असं होतं की BLOने प्रत्येक घरी जाऊन, जसं आता संतोष सर म्हणाले की त्यांनी प्रत्येक घरात जाऊन फॉर्म दिला पाहिजे, पण तसं नव्हतं. म्हणजे आमच्याकडे आलं नाही, पण सोसायटीने प्रोव्हिजन करून दिली की क्लब हाऊस मध्ये बसतील आणि ते माझ्या माहितीप्रमाणे 5 दिवस आठवडाभर होते, पण ते प्रत्येक घरात गेलेले नाहीयेत. नाही अतुलजी एक मिनिट. बोला. सोसायटीतल्या सगळ्यांना कळलं 5 दिवस इथे येऊन बसलेत म्हणून? ही माहिती मिळाली होती तुम्हाला की बाबा आपल्या सोसायटीत BLO आलेले आहेत, तुमच्या सोसायटीच्या सेक्रेटरीने? दॅट्स इट. आता हल्ली पोस्टमन देखील घराघरात नाही आहेत टपाल टाकायला, ते खाली बॉक्स मध्ये टाकतात आणि मग सोसायटीचा वॉचमन आणून देतो. तर हे अगदी काय स्पिरिट आणि ह्याच्यामध्ये घेऊ नका वाक्य की तो घरोघरी आला की नाही. तो तुमच्याशी आणि तो नाही आला घरी. आणखीन एक सांगतो, अनेक राज्यांमध्ये 3 वेळा घरोघरी BLO गेला नाही, आणि तो गेलाय की नाही गेला त्याच्यावर शासन अनुशासन काही नाही. आपली गरज आहे, आपण शोधून काढा BLOला, त्याच्या मागे लागा आणि काम करून घ्या. तुम्ही उद्या जर गेलात कोर्टामध्ये आणि सांगितलं की BLO माझ्याकडे आला नाही म्हणून मला मला नुकसान भरपाई द्या, होणार नाही. त्यामुळे इट इज अवर जॉब. ओके. प्रताप आणि मग गीता. प्रताप. सर, माझा एक असा प्रश्न होता की जिथं BLO जे आहेत, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर किंवा कोतवाल आहेत, तर तिथं काय ऑब्जेक्शन घ्यायचं काही प्रोसेस आहे का? कारण ते कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी नाहीये, त्याच्यावर ऑब्जेक्शन काही घेता येते का? असं त्यांनी कोणतरी महत्वाचा व्यक्ती द्या म्हणून तिथं. संतोष भाई, अनएज्युकेटेड पीपल आर अपॉइंटेड एज BLOs. Under educated people are appointed as BLOs. Can we raise objection on that? That is his question. आवाज म्यूट अनम्यूट करिए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इसकी सेक्शन है 32. तो 32 के सेक्शन के अंतर्गत आप आपके ERO और AERO को ये लिखित में दे सकते हो कि जो हमारे जो BLO की जो आपने नियुक्ति की है वो उनका अभ्यास जो है उच्च अभ्यास नहीं है, या तो फिर वो लायक नहीं है इस जॉब के लिए. और साथ साथ में आपको ये भी करना है कि CC में आप कलेक्टर और जो आपके CEO जो है महाराष्ट्र के, उनको भी आप CC में रखो ताकि ये काम जल्दी से हो. और एक जानकारी मैं यहाँ दे देता हूं कि आपके जानकारी में कोई NAPM के कार्यकर्ता है, आपके जानकारी में कोई भारत जोड़ो अभियान के कार्यकर्ता है, तो आप ये जो भी चिट्ठी पत्री करेंगे उसकी कॉपी अगर उस कार्यकर्ता के पास भेजेंगे तो वो हमारे स्टेट ऑफिस में आ जाएगी, और हम भी स्टेट ऑफिस से महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है CEO महाराष्ट्र, उन तक फॉलोअप कर सकते हैं आपके कंप्लेंट का. हाँ गीता. जी, मेरे 2 प्रश्न थे. एक प्रश्न है कि क्या हम नाना नानी का नाम कोई इलेक्टर जो है वो यूज कर सकता है कि अपनी लेगेसी एस्टैब्लिश करने के लिए? संतोष भाई, नाना नानी का नाम इस्तेमाल हो सकता है ना? देखो, ऐसे तो अभी जो दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, उसमें माता पिता और दादा दादी ऐसे नामों के उल्लेख थे. कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने जो नियम है उसमें बदलाव भी करता है, जैसे कि बिहार में किया था कि जो आधार कार्ड है उसको वैलिड नहीं गिना गया था, फिर उसको वैलिड भी गिना गया था पहचान के लिए.
अभी गुजरात में भी ऐसा किया गया था कि जो माता पिता और दादा दादी के नाम के अलावा आपके परिवार के अन्य कोई जो सभ्य हैं उनके भी नाम हो अगर, तो उसको भी वैलिड किया गया था। तो नाना नानी के नाम भी हो सकते हैं। आपको फिर भी एक बार आपके ईआरओ से भी आपको यह पुष्टि कर लेनी है। अगर ऐसा हो, अगर आप पुष्टि न करना चाहो तो भी आप एक बार फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको क्लेम होता है, अगर आपका आपको आपका जो आपकी जो अर्जी है उसको नकारा दिया जाता है, तो उस वक्त आप फिर आगे बढ़ा सकते हो बात। हमने जब चीफ इलेक्शन ऑफिसर से बात की पिछले महीने, भेंट की थी, 1-1.5 घंटा हम उनके साथ थे, तो उन्होंने यही कहा कि अन्य राज्यों में क्या है वो मुझे मत बताइए उदाहरण। जब ये महाराष्ट्र में हम ऐलान करेंगे ईआरओ का, एसआईआर का, तब जो सूची, तब जो कानून, तब जो रूल्स मेरे पास आ जाएंगे उसका हम फॉलो करेंगे। तो ये जो संतोष भाई बता रहे हैं, जब महाराष्ट्र एसआईआर शुरू होगा तो ये पूरी जानकारी विभिन्न अखबारों में, टेलीविजन पे, सब जगह पर इश्तेहार के स्वरूप में आ जाएगी और तब हमें ध्यान रखना होगा। प्रभाकर नारकर। नमस्कार. नमस्कार. मला माहिती पाहिजे, माझी मुलगी परदेशात आहे शिकायला आता गेलेली आणि तिचं नाव मतदार यादीत आता अजूनपर्यंत आलेलं नव्हतं, पण आता यायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी काय करायला लागेल? बोलिए, संतोष भाई ने बोला था, फिर एक बार बोलिए संतोष। नहीं, एक बार मैं गुजराती हिंदी में जरा समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। उनका कहना यह है कि उनकी बेटी विदेश में है, उसका नाम अभी तो सूची में नहीं है, लेकिन अभी वो एलिजिबल है वोटर बनने के लिए, तो उसका नाम कैसे कर सकते हैं? आपको 6A नंबर का फॉर्म आपको फिलअप करना है और उसका नाम, और साथ में उसी के साथ में 2002 में उसके आपका जो नाम जो जहां पर भी विधानसभा और जो भी भाग क्रमांक में चल रहा था वो अंदर लिखना है और इस तरह से फॉर्म फिलअप करके आपको देना है। 6A नंबर का फॉर्म। You can fill the form of your daughter on behalf of daughter. वही मेरा है। Can fill the form, parents. और इसको ऑनलाइन भी भर सकते हो आप। 6A फॉर्म नंबर 6। हाँ। और कुछ सवाल? यस, सतीश पाडाळे विचारा. हॅलो, आवाज येतो माझा? हो, येतोय, बोला. सर, माझा प्रश्न असा होता की समजा जर कोणाचं नाव त्यामध्ये नाही भेटत तर त्याची पुढची प्रक्रिया काय आहे? फॉर एक्झाम्पल, माझा मित्र आहे जो लहानपणी म्हणजे त्याला बोर्डिंग मध्ये टाकलं होतं आणि तो म्हणजे त्याला निवडल्यानंतर ठीक नाही आहे, तर ते त्याला कोणीतरी बोर्डिंग मध्ये टाकलं, तर आता म्हणजे 50 वर्षाचा आहे, त्याच्या फॅमिलीमध्ये सर्वांचं नाव आहे, पण तो कसं करू शकतो त्याच्यामध्ये? नाही, त्याचं आत्ता वय काय आहे? तुम्ही कुठल्या यादीची बोलणं आहे? 2002 की 2026? 2026 मध्ये ते नाव आहे, 2002 मध्ये रेकॉर्ड भेटत नाही. 2026 मध्ये नाव भेटतं, 2002 मध्ये त्याचं नाव भेटत नाही तर चालेल. 2002 मध्ये त्याच्या आई वडिलांचं नाव भेटतं? आई वडीलचा पत्ता नाही, म्हणजे आई वडील कोण होतं आयडिया नाही त्यांना ऍक्च्युली त्यांना बोर्डिंग मध्ये टाकलेलं. बरोबर. त्यांनी 7वी पर्यंत शिक्षण घेतलं. अंडरस्टूड. संतोष भाई, ये यूनिक केस है और वो आ सकती है जगह जगह पर. जो अनाथालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता का कोई ये नहीं है, तो वो क्या करें? जी, जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ जो बच्चे हैं, उनका भी फॉर्म भरिए। और जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ज्ञानेश कुमार जी ने जो प्रेस वार्ता की थी उसमें उन्होंने बताया था कि अगर जो बच्चे अनाथ हैं और जिनके माता पिता भी नहीं है, अगर उनके भी ऐसे फॉर्म आते हैं तो बीएलओ उसमें पूरी इन्वॉल्व होकर और पूरी जानकारियां इकट्ठा कर और ईआरओ को सुपुर्द करेगा। ईआरओ अपना डिसीजन डिक्लेयर करेगा और ऐसे बच्चों का नाम सम्मिलित करेगा। एक दूसरी भी जानकारी देना चाहता हूँ, इसी के साथ से जुड़ी हुई है। ऐसे लोग के जिनके कोई घर अता पता कुछ नहीं है और जो लोग सड़क के किनारे रहते हैं, ऐसे लोगों की भी इस सूची में नाम आ सके, इसके लिए भी प्रावधान है। ऐसे जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में या तो आपके एरिया के नजदीक में ऐसे लोग जो सड़क पर निर्वाह अपना करता है और रात को वहां पर सोने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों के भी नाम जोड़ने के लिए अब आप बीएलओ को आग्रह कर सकते हो। बीएलओ की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो बीएलओ 3 से 4 बार रात के समय में उसी जगह पर विजिट करेगा और देखेगा कि हाँ, क्या ये लोग यहीं पर रहते हैं और यहीं पर निवास करते हैं।
और बेघर हैं, इनका कोई घर का अता पता नहीं है, ऐसे लोगों की भी एक सूची बनाकर और हम कार्यकर्ता ऐसे लोगों के भी नाम सूची में सम्मिलित हो, इसके लिए हम कार्यवाही कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। एक सवाल यहाँ आया है कि अभी जो बातें बताई है इसका कोई लिखित रूप में मैनुअल टाइप बना है क्या? मराठी में हम लोगों ने भारत जोड़ो अभियान की ओर से जितनी जानकारी इकट्ठी हो सकती थी वो बनाई है, हम भेज सकते हैं, लेकिन मैं संतोष भाई को पूछ रहा हूं कि ऐसा कोई हिंदी में या गुजराती में स्टेप बाय स्टेप इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट तैयार है? इंग्लिश में है, इंग्लिश में मैं है शेयर करता हूं और साथ साथ में प्लीज। आपके शायद 200 से भी ज्यादा आपकी विधानसभाएं हैं और ये 200 विधानसभाओं में जो AERO की जो नियुक्ति हुई है उसकी भी एक सूची मेरे पास है, तो महाराष्ट्र की, ताकि आपको उस अधिकारी से बातचीत करने में और आपके विधानसभा के ऑफिसर से मिलने में आपको सहूलियत रहे। मुझे वो शेयर कीजिए, मैं सबसे शेयर करूंगा और जो अंग्रेजी आएगी उसका मराठी करके वो भी अवेलेबल करने का काम हम करेंगे। बढ़िया। सीरत, आपका सवाल है कुछ? सीरत। हाँ, मुझे ये पूछना है कि गुजरात में जैसे आपने जो भी काम किया है ग्राउंड लेवल पे, जब भी SIR केस में, तो महाराष्ट्र में इस तरह का काम करने के लिए हम किस तरह से आगे बढ़े? हाँ, ऑलरेडी मैंने पहले जैसे बताया, संजय जी ने भी पूछा था कि हम SIR अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उसके पहले की हमारी योजना क्या हो सकती है। तो योजनाओं में हम ये कर सकते हैं कि ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो जैसे कि संजय जी ने बताया कि कॉलेज के और ऐसे लोग जिनके पास में लैपटॉप हैं और पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, वो वैकेशन के पीरियड में हम उनको ट्रेनिंग देकर और किस तरीके से एपिक कार्ड की मदद से उनके ERO, AERO और BLO के नंबर उनको मिल सकें। साथ साथ में उनके 2002 की सूची में, क्योंकि वोटर लिस्ट तो ऑलरेडी ऑनलाइन है, तो वोटर लिस्ट में भी उनके नाम हम पहले से ढूंढ के रखें। तो ये सारे कामकाज हम पहले से करके रख सकते हैं। नंबर 2, हमको ध्यान रखना है कि सभी के पास एन्यूमरेशन फॉर्म, जिन जिन के नाम मतदाता सूची में है, उनको एन्यूमरेशन फॉर्म टाइम सर मिले। अगर टाइम सर नहीं मिलता है तो हमारे पास में BLO को कॉल करके कॉल बुक करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है, उस सुविधा का भी हम लाभ ले सकते हैं। अगर हमको हमारे पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचता है तो हम उस एन्यूमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इन सारी चीजों को एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में हमको ये ध्यान रखना है कि जब ड्राफ्ट रोल प्रकाशित हो जाता है तो हमको ये देखना है कि हमारे नाम और हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के नाम क्या ड्राफ्ट सूची के अंदर आ गए हैं, सम्मिलित हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। और इसके बाद में भी हमको 2 महीने और भी जागरूक रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके नाम के सामने अगेंस्ट में कोई BLA के द्वारा या तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाए जाए और उन लोग के नाम और फाइनल लिस्ट की यादी में से निकल जाए, क्योंकि यह घटनाक्रम गुजरात में बहुत हुआ था। इसलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं, क्योंकि एक बार ड्राफ्ट सूची में नाम आने के बाद लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो हमारा नाम आ चुका है। पर इसलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ऐसी घटना वहां पर भी ना हो, इसलिए जागरूक रहना है। और जब तक फाइनल रूल ना प्रकाशित हो तब तक आपको इस सभी प्रक्रियाओं में जागरूक रहना है। चैट बॉक्स में गीता कुलकर्णी ने अपना नंबर दिया है, उन्होंने कहा है कि आप उनकी जो सीमित जानकारी है, वो इनकी विनयशीलता है, तो उनकी जो जानकारी है वो किसी से भी शेयर कर सकते हैं। तो जिन साथियों को नंबर चाहिए ले सकते हैं। भारत जोड़ो अभियान के राजू भिसे और थाना के हमारे राजेंद्र चौहान, ये भी साथी है जो इस बारे में जानकारी रखते हैं। हमारे इब्राहिम खान है जो समन्वयक, उनके पास भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो संतोष भाई ने अभी ट्रेनिंग बताई युवाओं की, लैपटॉप, या ये कोई रॉकेट साइंस का ट्रेनिंग नहीं है, ये 1-2 घंटे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जा सकता है, ये ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो अगर ऐसे कहीं पर किसी जगह पर है, हमारे 20 लड़कों को हमको ट्रेनिंग देनी है, उनके पास मोबाइल फोन या लैपटॉप है, आपका, तो ऐसा ट्रेनिंग भी हम कर सकते हैं कभी। बराबर संतोष भाई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। गीता बहन, आपका हाथ फिर भी ऊपर है। हाँ जी, मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि मेरा जो केस है, मेरी विधानसभा वो पिछले 2002 में नहीं थी,
तो मैंने कोशिश की कि अपनी सोसाइटी का नाम जो मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ यहाँ हो सकता है, तो वहां जाकर ढूंढने की कोशिश की और अपना नाम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना नाम नहीं ढूंढ पाई हूँ अभी तक भी। तो कहीं ये जानकारी मिल सकती है क्या? ईसीआई की वेबसाइट पर कोई ज्यादा हेल्प नहीं, मुझे जानकारी नहीं मिली है कि ये आज जो मेरी विधानसभा है वो 2002 में कहाँ थी? नहीं तो वो- गीता जी दो, हाँ जी संजय जी बोलिए। संजय जी बोलिए बोल रहे संतोष। थे आप? नहीं नहीं आप बोलिए। जी, तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप 2002 से पहले से एक ही जगह पर रह रहे हैं क्या? जी जी जी, मैं यहीं रह रही हूँ, एक ही जगह वहीं पर पर रह रह रही रहे हूँ। हैं। जी जी आपको जी जी, निश्चिंत ना मैं अपने आप नाम से भी नहीं ढूंढ पाई हूँ, क्योंकि नाम से क्या हो रहा है, सिर्फ 100 नाम आ रहे हैं। तब भी मैंने जाकर एक एक रोल में जाकर अपना नाम ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। मैं जी। अपने माता पिता का नाम ढूंढ पाई हूँ तो मुझे इतनी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई केस आता है तो वो क्या करे फिर? नहीं तो 2002 में क्या आपका नाम था? और हमारी नहीं नहीं ना, मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ, वही तो कह रही नहीं हूँ नहीं कि नहीं, मैं आपका नाम था या नहीं, मिला कि नहीं वो नहीं पूछ जी रहे जी आपका। जी जी, नाम तो होगा शायद, बस, अब आगे। नहीं याद होगा, नहीं है। यानी इसमें ऑप्शन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद हो सकता है कि 2002 में आपकी उम्र 18 साल ना कंप्लीट नहीं हुई नहीं, हो। मेरी उम्र थी, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी एक वोटर के ओके, तौर तो पर। आप जी जी आप आपके जो बीएलओ जो हैं, अभी जैसे ही ये प्रकाशित हो जाता है और ऑफिशियल एसआईआर जब डिक्लेयर हो जाता है आपके वहां, तो आपके बीएलओ से आप जानकारी ले सकते हो कि आपका विधानसभा कौन सा था, क्योंकि उनको वो ये पूरी जानकारी ऑलरेडी दी गई है। हाँ, उसमें और वो एक गीता बीएलओ का गीता वही और एक केस मैं था। बोल और जी एक बोल जी सकता हूँ मैं। आपका 2026 का अभी जो आप जी वोटिंग हुआ त्याच्यात जी मतदान तुम्ही केलंय, तो नंबर आहे हो तुमच्याकडे? हो एपिक हा, मग नंबर आहे ना ऐका माझ्याकडे। ऐका 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 मग तो 2002च्या लिस्टचं एक कॉलम आहे त्या वेबसाईटवर, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही तो एपिक नंबर टाकला तर मिळायला हवं. नंबर 1 नाही मिळालं तर आता जे संतोष भाई सांगतात बीएलओ मदत करतील. ऐका पण आपली बीएलओ पण मी सांगितलं त्याप्रमाणे आहे. हो, माझं पूर्ण ऐकून घ्या जरा. त्या हा. ते बीएलओ मदत करतीलच याची गॅरंटी नाही. अशा ठीक. वेळेला आपल्याला आता आम्ही ठाण्यामध्ये तरी मी बघितलं ट्रायल अँड एरर आम्ही केलं की बाबा 2002 साली हा मतदार संघच नव्हता, हा नवीन आलेला आहे. आम्ही आजूबाजूचे एक टाकलं आणि मिळालं. तर हो, ते करत तसंच राहू मी नका. केलंय. हां, करत राहतेय मी, पण म्हटलं कुठे अजून काही माहिती नाही असेल नाही तर तसं विचारावं. बोला संतोष. एक मिनट, हाँ मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि आपने क्या ये voters.eci.gov.in इस वेबसाइट के माध्यम से आपने आपका नाम ढूंढा? जी 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 जी, फिर वहां भी पर आपको नहीं लेकिन मिला? क्या होता है, जैसे गीता नाम है तो बस 100 ही नाम दिख रहे हैं, उससे ज्यादा नाम ही नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने किया कि चलो एक एक रोल में जाकर गीता नाम ढूंढे, तब भी जो है वो नहीं मिल रहा है, अभी तक तो नहीं मिला है। देखते हैं आप आगे सुनिश्चित शायद हो मिल जाइए, जाए। क्योंकि आप सुनिश्चित हो जाइए क्योंकि आपके माता पिता का नाम जी है जी जी, करेक्ट तो करेक्ट। आपका नाम इंक्लूड हो जाएगा, आपको जी चिंता की जरूरत नहीं है। पर ये शायद हो सकता है कि 2002 में आपका नाम मतदाता सूची में ना भी हो, ये शायद हो सकता है। जी जी जी। अजून काही प्रश्न कोणाचे? और कोई सवाल? ओके, जी सर, एक सवाल मेरी तरफ से. मोठ्याने अतुल, जरा मोठ्याने. नाही, दुसरं कोणतरी विचारतं, त्यांचं झालं की मी विचारेन. कोणाचाही हात वर दिसत नाहीये मला. कोणतरी वन बोलत फ्रॉम मी होतं. सर. नाही कोण नाही बोलत आहे, बोला तुम्ही. आवाज येतोय माझा? हो येतोय, बोला. खलीद दवे बोलतायत, बोला. खालीद, हो. नाही, मला विचारायचं आहे, समजा माझं पुराणा आवाज येत नाहीये, मोठ्याने बोला खलीद भाऊ. जर एका माणसाचं नाव 2 जागेवर असेल तर काय करावं लागेल? किसी का नाम 2 जगह पर है संतोष भाई. जी, कटवा देना है, एक ही कैसे जगह पर होना चाहिए। कैसे कटवा देना है? 7 नंबर फॉर्म नंबर 7 का फॉर्म, जहां से कटवाना है वहां 7 नंबर का फॉर्म भर दीजिए.
जी 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 बिल्कुल, क्योंकि एक दो जगह सेकंड, पर नाम। आपको फॉर्म 7 भर के भी कटवाने का जरूरत नहीं है वो। हाँ क्योंकि आपका 2 बार है नाम, 3 बार है नाम, पर एक ही बार आपको एक ही एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। तो जहां पे आपको आपका नाम चाहिए वो एन्यूमरेशन फॉर्म भरिए, बाकी का एन्यूमरेशन फॉर्म मत भरिए, परफेक्ट। ऑटोमेटिकली कट जाएगा नाम। राहुल थैंक यू, आई डिड नॉट नोटिस यू आर हियर, प्लीज यू कैन ऐड। जो संतोष भाई ने और बाकी साथियों ने कहा कुछ और मुद्दे छूट गए होंगे तो यू में ऐड। नहीं, यस संतोष भाई ने बहुत अच्छा बताया, बस थैंक तो यू। इसलिए कोई राहुल कुछ भाई add नहीं हमारे करना। साथ जो है वो योगेंद्र यादव जी के साथ काम करते हैं। योगेंद्र यादव जी के साथ कई सारे आर्टिकल के वो को ऑथर रहे हैं और एसआईआर में हमारे यहाँ हमने ऐसा किया है कि कुछ भी दिक्कत आई तो राहुल भाई को तकलीफ दो। तो जी राहुल जी से मैं मिला हुआ किया था राहुल भाई को हूँ। कि यू बी विथ अस इफ पॉसिबल। तो थैंक यू। संतोष भाई बोलिए। हाँ, तो राहुल जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी कई बार हुआ है, जैसे कि गुजरात में एसआईआर जो हुआ है, शायद दिल्ली में अभी तो एसआईआर नहीं हुआ है, पर जैसे कि मेरा ही जो बूथ है, तो मेरे बूथ में ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और कई साल उनको हो चुके हैं, 10 से 12-15 साल भी हो चुके हैं, हैदराबाद में है ऑलरेडी। तो उनके भी नाम एसआईआर की प्रक्रिया में उन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, फिर भी उनका नाम अभी नई सूची में शामिल है। तो शायद और ऐसे भी नाम कई हैं जो, जैसे कि सूरत का एक किस्सा है, 5 बार उनके नाम एसआईआर की लिस्ट में, अभी नई लिस्ट में एसआईआर की लिस्ट में उनके 5 बार सीरियल में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो एसआईआर की प्रक्रिया जितनी जो ज्ञानेश कुमार जी जो बता रहे थे कि बहुत बढ़िया है, डबल जो नाम होंगे वो कट जाएंगे, तो इतनी बढ़िया तरीके से नहीं है। तो हमको थोड़ा सा ध्यान देकर, और अगर हमारा नाम 2 जगह है तो मैं ये विनंती करूंगा कि हो सके तो हमारी ओर से ही हम फॉर्म नंबर 7 भर दें। तो ये हमारे पास में भी एक एविडेंस रहेगा कि देखो हमने तो हमारा नाम कटवाने के लिए हमने तो एप्लीकेशन कर दी थी, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट नहीं की। तो हमारी ओर से हम निश्चिंत हो, इसलिए हमको भर देना बिल्कुल उचित रहेगा। हमारी जिम्मेदारी हम निभा सकते हैं। एक दो ही चीज कहने थे, ये जो डुप्लीकेट है उसका, उसके मामले के, कि एसआईआर में जो डुप्लीकेट निकाल रहे हैं वो केवल उसी के निकाल रहे हैं, जैसा आपने कहा कि एक ही पोलिंग बूथ में अगर 5 नाम है तो बीएलओ ने वो निकालने चाहिए। उसमें अगर एक ही पोलिंग बूथ में 5 नाम है पर उसने 5 बार एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया, बीएलओ ने एक्सेप्ट कर लिया, ये बीएलओ का भी गलती है, जो आदमी ने किया है उसका भी गलती है। पर जो दूसरा केस है, जो शायद खालिद भाई का केस था, कि मेरा नाम गांव में भी है और मेरा नाम शहर में भी है, 2 बार मेरा नाम है, अगर मैंने दोनों बार दोनों फॉर्म भरे, मैंने किया वो गलत किया, वो बात सही है कि मैंने वो नहीं करना चाहिए, पर मैंने अगर वो किया तो एसआर की प्रक्रिया प्रक्रिया से वो पकड़ा नहीं जाएगा। वो पकड़ा जाएगा केवल अगर ईसीआई कुछ डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाए। और हमने कई बार पूछा ईसीआई को कि आप लगाने वाले हैं क्या सॉफ्टवेयर, तो ये बोले हमको हमारे सॉफ्टवेयर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसीलिए वो अभी वो नहीं कर रहे। अभी जो डुप्लीकेशन निकल रहे एसआईआर से, वो केवल सेम पोलिंग बूथ में 2-3 बार नाम होगा तो ही निकल रहा है। बस थैंक्स। बट बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, कि जैसे कि ईसीआई ने जो डिक्लेयर किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम डुप्लीकेट नामों को भी हटाएंगे, पर उनके पास कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा उपलब्ध नहीं है जिससे डुप्लीकेट नाम निकाल सके। जी संजय जी, संजय जी मेरी आवाज आ रही है? संजय जी अनम्यूट करके बोलिए, संजय अनम्यूट नहीं है। सॉरी अतुल आणि गीता दोघांचे हात वर आहेत। अतुल प्रथम। अतुल ओके, मला म्हणजे हा खूप अगोदर प्रश्न होईल, पण जसं तर संतोष सर म्हणाले की फायनल पब्लिकेशन नंतरही आपल्याला आपलं नाव चेक करायला हवं. काही वेळेला बीएलए आपलं नाव कट करू शकतात. समजा आपलं नाव फायनल रोल नंतर सुद्धा कट केलेलं असेल जाणीवपूर्वक, तर मग त्या केसमध्ये आपण पुढे काय करायचं? राहुल क्या संतोष? जी जी मैं समझ गया उनकी बात और 1 घंटा रहूंगा तो और ज्यादा समझने लगूंगा मराठी भाषा को। उन्होंने ये बताया कि फाइनल रोल में मेरा नाम ड्राफ्ट सूची में था और फाइनल सूची से मेरा नाम निकल गया, तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है। तो मैं ये बताना भूल गया था कि आपके पास में जब
क्लेम और ऑब्जेक्शन का जो पहला पीरियड है ERO के लिए, और उसके बाद में आप आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि आपके कलेक्टर के पास पहली अपील दायर कर सकते हो। पहली अपील दायर आपको 30 दिनों के भीतर में करनी है, और 30 दिनों के भीतर में जब आप आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को आपकी अपील देते हो, पहली अपील, और फिर भी आपका नाम सूची में अगर शामिल नहीं किया जाता है तो आप दूसरा अपील, दूसरा क्लेम आपके CEO, आपके जो राज्य हैं उसके जो मुख्य अधिकारी हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनको आप सेकेंड अपील कर सकते हो आपके नाम को इंक्लूड करवाने के लिए। ये जानकारी मैं देना भूल गया था, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। येस, बढिया. थैंक यू. अजून कोणाला काही प्रश्न? गीता, तुझा हात वर आहे. हो, मुझे ये जानकारी लेनी थी कि अगर किसी का नाम एक बूथ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अब वो लेकिन शिफ्ट हो गए कहीं और, तो क्या उन्होंने अपने पुराने BLO से संपर्क करके ही अपना नाम वहां रजिस्टर करके फिर उसके बाद जो है वो फॉर्म 8 भरे, या वो अभी ही फॉर्म 8 भरे? नहीं, अभी वो जो भी एनिमरेशन फॉर्म आया है उसको फिलअप करे। अगर BLO से संपर्क नहीं होता है तो ऑनलाइन अपना फॉर्म फिलअप करके और सबमिट कर देवे, और उसके बाद में जब नाम इंक्लूड हो जाता है ड्राफ्ट सूची में, फाइनल सूची में, तब जाकर वो फॉर्म नंबर 8 भरकर और शिफ्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन दायर करें। अच्छा, ठीक है, थैंक यू. म्हणजे SIRच्या दरम्यान नाव शिफ्ट करण्याच्या फंदात पडू नका. ज्या ठिकाणी तुमचा एन्युमरेशन फॉर्म आलाय तिथे भरून पहिले SIRच्या जी काही आहे युद्ध ते पार करा, मग हे नाव बदलण्याची लुटूपुटूची लढाई करता येईल. नो प्रॉब्लेम. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. अजून कोणाला काही? 12:30 होऊन गेलेले आहेत. आपण 12:30ची वेळ ठरवली होती, पण तसं काही नाही. रविवार आहे, जेवायला उशीर झाला तरी चालेल. आणखीन कोणाचे काही प्रश्न असतील तर, नाहीतर जिंदाबाद. सीरत. आमच्याकडे एक गोष्ट बघितलं गेलं की सोसायटीमध्ये त्यांनी फॉर्म आणून दिले. आणखीन जे लोक तिथे राहत नाहीये, त्यांनी ज्या जागा सोडलेल्या आहेत ते सोसायटी सेक्रेटरींना माहिती आहे, तर त्यांनी त्याच्यावरती काट मारली आणि त्यांना तो फॉर्मच आता मिळणार नाही. बाकीच्यांना सगळ्यांना मिळालेला आहे. मग आता गीताने जो प्रश्न विचारला होता की जर अशा पद्धतीने जेव्हा होतं त्यावेळेला त्या व्यक्तीने कुठे फॉर्म भरायचा, म्हणजे नवीन ठिकाणी तो दुसऱ्या ठिकाणी कुठेतरी तो रेंटवर राहत असेल किंवा अजून कुठे काही असेल तर त्यावेळेला त्यांनी काय करावं? सोसायटीमध्ये एक सिंपल कानून सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, आणि राहुल आणि संतोष विल करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग. 2026च्या यादीत तुमचं नाव जिथे आहे तिथे तुमचा एन्युमरेशन फॉर्म तयार होणार, नोवेअर एल्स ऑन द अर्थ. आणि तो एन्युमरेशन फॉर्म कोणी कट केला, तुमच्यापर्यंत आला नाही, काही झालं, तर 2 मार्ग आहेत. एक, तुम्ही तो ऑनलाईन भरू शकता, नाहीतर तुम्ही वरती ERO कडे जाऊन कंप्लेंट करू शकता की मला माझा BLO कडनं मिळालेला नाही एन्युमरेशन फॉर्म, माझा जे प्रूफ आहे 2026चं मी इथे मोटर आहे, मला मिळालं पाहिजे. पण सॉरी, बोला. पण सोसायटी मधून जर का त्यांनी तो ही व्यक्ती इथे राहत नाही असं कट केलं असेल, चालेल, काही हरकत नाही. तुम्ही तुमचा एन्युमरेशन फॉर्म भरू शकता, आणि राहत नाही म्हणून त्यांचं नाव जर ड्राफ्ट लिस्ट मध्ये आलं नाही तर ते त्या ऑब्जेक्शनच्या फेज मध्ये येईल आणि तिथे तुम्हाला उभं राहील. काय राहुल, संतोष, बरोबर? अगदी बरोबर आहे. 1-2 गोष्टी मी फक्त जोडतो. एक तर त्या सेक्रेटरीला काही ऑथॉरिटी नाहीये कोणाचं नाव कापायचं आणि कोण शिफ्टेड आहे वगैरे ते सगळं सांगायचं. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता सर्वांनी स्वतः जबाबदारी घ्यावी लागेल की जर ते शिफ्ट झाले की त्यांचा BLO कोण आहे ते वेबसाईटवरनं हे करून त्याला त्याची संपर्क साधायचा. कारण BLO बहुतेक जागी असं झालंय की BLOने तर कॉपरेट केलाय आणि BLOने तो फॉर्म दिलाय. पण हे अगदी आहे की जे मेट्रो शहरं आहेत तिकडे जवळजवळ 4 पैकी एकाचं नाव कापलं गेलंय. मग चेन्नईमध्ये झालंय, ते कानपूर, लखनौ, कॅलकटा सगळीकडे झालंय. मुंबईतही होऊ शकतं. त्यामुळे म्हणजे भारत जोडो अभियानच्या वतीने किंवा सिव्हिल सोसायटीच्या वतीने
जर काही एक पेटिशन गेलं आपल्या सीएओकडे की ही समस्या आहे, त्यांनाही माहिती आहे की 30-40% वर मॅपिंग नाही झालंय कुठल्या शहरात, महाराष्ट्रात, नागपूरमध्ये नाही झालाय, मुंबईत नाही झालाय वगैरे. तर हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. तर त्यामुळे ईआरओना आणि बीएलओना क्लिअर इन्स्ट्रक्शन जाऊ द्या की जो शिफ्ट झालाय इनसाइड द सिटी, तो त्याच्या ही कॅन पिक द एन्युमरेशन फ्रॉम द ओल्डर रेसिडेंट्स अँड हिज नेम विल नॉट बी कट. क्लिअर काही इन्स्ट्रक्शन गेल्या तर बरं होईल, कारण वी हॅव सीन दिस प्रॉब्लेम इन अर्लियर फेजेस. म्हणजे जेव्हा SIR महाराष्ट्रात नोटिफाय होईल त्यावेळेला भारत जोडो अभियान महाराष्ट्र किंवा NAPM महाराष्ट्र जाऊन चीफ इलेक्शन ऑफिसरला भेटू शकेल आणि त्यांना सांगू शकेल की हे सुरू झालंय, ताबडतोब तुम्ही सर्व तुमच्या BLOना सांगा की विदिन सिटी मायग्रेशन खूप असतं, हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे त्याचं, आणि इतर राज्यांमध्ये हे झालेलं आहे, मेजर सिटीजमध्ये, गावांमध्ये हे प्रॉब्लेम होत नाहीयेत. तर त्यासाठी विशेष काळजी घ्या. तर त्याप्रमाणे आपण प्रयत्न करू शकतो. गीता, परत हातवर आहे तुमचा की पूर्वीचा हातवर आहे? नाही, ओके. एक लास्ट पॉइंट नाउ वी विल कन्क्लूड. नरहरी भाऊ बोला. नरहरी समर्थ. सर नमस्कार. पहिलं म्हणजे समता विचार मंचाने हे जे काही मतदार जागृतीचं काम सुरुवात केले त्यासाठी मनपूर्वक अभिनंदन आहे. आणि दुसरा माझा प्रश्न असा आहे की ह्या गोष्टीसाठी आता मला वाटतं की निवडणुकीच्या दरम्यान ह्या गोष्टी चालू होतील की त्याच्या अगोदरच चालू होतील? मी थोडंसं लेट जॉईन झालो त्यामुळे मला हा प्रश्न. यापूर्वी ज्या विधानसभाच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या बंगालपर्यंतच्या, त्यावेळेला हे असं झालं होतं की निवडणुका आल्या होत्या आणि त्याच्या आत घाईघाईने SIR झालं. आता कुठेही विधानसभा निवडणुका नाहीयेत लागलीच, किंवा लोकसभेच्याही निवडणुका नाहीयेत. त्यामुळे आता जे SIR होणार आहे बाकीच्या राज्यांमध्ये, अगदी आपल्या महाराष्ट्रात देखील, त्याचं निवडणुकांचं प्रेशर नाही. आम्ही चीफ इलेक्शन ऑफिसरला विचारलं मागच्या महिन्यात भेटलो तेव्हा की साधारण SIR कधी सुरू होईल महाराष्ट्रात. ते म्हणाले मला माहिती नाही, वरून आदेश येईल तेव्हा. त्यामुळे, आणि आम्ही रिक्वेस्ट केलेली आहे की मे महिन्यामध्ये SIR करू नका, कारण लोक गावाला गेलेली असतात. तर आता 1 मे पासून आपल्याकडे जनगणनेचं काम सुरू झालंय. बीजेपी महाराष्ट्र सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी चीफ इलेक्शन ऑफिसरला रिक्वेस्ट केलेली आहे की आता जनगणनेचं काम चालू असताना SIR मध्येच आणू नका, कन्फ्युजन होईल. तर हे सगळं सुरू आहे, अद्याप अनाऊन्स झालेलं नाहीये. जाहीर होईल त्यावेळेला पूर्ण टाइम टेबल येईल SIRचं. जेव्हा SIR इन महाराष्ट्र असं जेव्हा जाहीर होईल तेव्हा वर्तमानपत्रांमध्ये पूर्ण टाइम टेबल छापून येईल. त्या टाइम टेबल प्रमाणे आपल्याला काम करावं लागेल. पण अजून झालेलं नाही जाईल. पण आता आपल्या BLOना अपॉइंट झालेले, ठाण्यामध्ये BLO अपॉइंट झालेत, पुण्यामध्ये झालेत, मुंबईत झालेत, आणि त्यांनी प्री SIR मॅपिंगचं काम सुरू केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला आत्ताही वेबसाईटवर जाऊन तुमचा BLOचा नंबर मिळू शकतो, त्याला तुम्ही कॉल करू शकता, तो जर आला नसेल अजून किंवा ती आली नसेल तर, आणि त्याच्याबरोबर आपलं 2002-2026 मॅपिंग झालंय की नाही एवढं कन्फर्म करू शकता. मी ते केल्यावर मला ती BLO असं म्हणाली की सर आता सोपं झालं, जेव्हा SIR जाहीर होईल त्या दिवशी मी डायरेक्ट तुम्हाला कॉल करेन, एन्युमरेशन फॉर्म माझ्याकडनं घ्या, सही करा, विषय संपला. त्यामुळे हे आत्ता करून ठेवलेलं चांगलं. ओके नरहरी, सॅटिस्फाईड? धन्यवाद. येस, सुभाष लोमटे. सुभाष भाऊ, प्रश्न तुमचा हातवर आहे. सुभाष, मेसेज टाकलेला आहे की हा सगळा जो काही एक्सरसाइज आहे तो थोडा बहुत शिकलेल्या लोक करू शकतात, पण जे शिकलेले नाहीयेत, जे त्या अर्थानं फोकस मायग्रंट वरती असेल म्हणा, किंवा इलिटरेट लोकांनी काय करायचं, किंवा ज्यांना डिजिटल लिटरसी ज्यांची नाहीये त्यांच्यासाठी अल्टिमेटली रिस्पॉन्सिबल कोण, त्यांचं नाव, म्हणजे कारण की SIR ची प्रक्रिया पहिल्यांदा स्वातंत्र्यानंतर आत्ता होते का, आणि ती जर आत्ता होत असेल तर त्याची जबाबदारी जो मतदार आहेत त्याच्यावरती सगळे ढकलून मोकळे होणार आहेत का सरकार स्वतः घेणार आहे की एकही नागरिक मतदार म्हणून वगळला जाणार नाही. त्या दृष्टीनं नेमकं कसं राहणार आहे
हे मी विचारत आपण होतो. आता बंगालचा अनुभव घेतला. 27 लाख वोटर्स सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं पुढच्या वेळेला मतदान करा, आता नाही. इतकं म्हणजे भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट कोणी न्यायाची बाजू घेईल, संविधानाची बाजू घेईल ह्याची अपेक्षा ठेवता येणार नाही. त्यांनी ते योग्य केलंय का अयोग्य केलंय ही चर्चा आपण करूया. मी या सत्राच्या सुरुवातीला सांगितलं होतं की ती चर्चा आज आपल्याला अपेक्षित नाही. ती लढाई वेगळी आहे, ती लढतोय आपण नो SIR ची. पण ही जबाबदारी आपली आहे, वोटर्सची आहे, हे आपण स्वीकारूया. जे तुम्ही म्हणताय तसे मायग्रंट लेबर, अनऑर्गनाइज लेबर, अशिक्षित, मोलकरणी, आदिवासी यांची जबाबदारी आपल्यासारख्या कार्यकर्त्यांना घ्यावी लागेल. आजचं हे वेबिनार करण्याचा मुख्य उद्देश तोही आहे. मगाशी मी सांगितलंय की आपल्या आपल्या भागातले तरुण मुलं जे आता सुट्टीत 10वी 12वीच्या परीक्षा संपलेल्या आहेत, मोकळी आहेत, ते टेक्नोसावी आहेत, त्यांना ट्रेन करा, त्यांना ही कामं द्या आणि संघटनांनी आपापलं जे डोमेन आहे ते या मतदार यादीच्या बाहेर आणणार नाही एवढं काम सुरू करूया. 1 आणि 2 जागरूक संघटनांनी आपापल्या शहरातल्या ज्या वल्नरेबल कम्युनिटीज आहेत, मुस्लिम मोठ्या संख्येने कुठे आहेत, तिथे आपले 2-4 कार्यकर्ते जाऊ शकतात का, तिथे काम करू शकतात का, दलित वस्त्या कुठे आहेत, हे विशेषत्वाने करावं लागेल. त्यामुळे भारत जोडो अभियान किंवा अन्य संघटनांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेला जसं काम केलं होतं की मतदार नोंदणी अभियान आपण राबवलं, कोणी मतदार राहिलाय का तो येऊ, आपल्या ह्याच्यात येऊ द्या, ते सगळं मेहनत घेतल्यामुळे त्याचे परिणाम आपल्याला दिसले. तशीच मेहनत SIRच्या दरम्यान आपल्याला घ्यावी लागेल. आपण कोर्ट कचेऱ्या करू आणि आपल्याला न्याय नंतर मिळेल याचा भरोसा नाही. आपण एवढी मेहनत घेतल्याने भरोसा नाही, कारण की बीजेपी वाले टपून बसलेले आहेत. ते जे संतोष भाऊंनी सांगितलं की 3ऱ्या टप्प्यामध्ये ऑब्जेक्शन्स तुमच्या विरुद्ध येणार आणि तुम्ही जर जागृत राहिला नाही तर सगळं देऊन देखील फायनल लिस्टमध्ये तुम्हाला तुमचं नाव सापडणार नाही. आणि ते सापडलं नाही तर तुम्ही कुठल्याही कोर्टात, म्हणजे आता ममता चालली आहे इंटरनॅशनल कोर्टामध्ये, तसं कुठेतरी आपल्याला जावं लागेल कदाचित, आय डोंट नो. पण आता तरी तो मार्ग नाहीये. त्यामुळे रिस्पॉन्सिबल वोटर, आणि रिस्पॉन्सिबल वोटर याचा अर्थ आपण वी बिलॉंग टू संविधान कम्युनिटी, वी बिलॉंग टू वी द पीपल. आपण जेवढ्या लोकांचं प्रतिनिधित्व करू शकू, जेवढ्या लोकांपर्यंत हा मेसेज नेऊ शकू, जेवढ्या लोकांना मदत करू शकू, जे डिजिटली इलिटरेट आहेत त्यांना की तुमचं दोन्हीचं रेडी आहे ना, तेवढं चांगलं होईल. आणि ते आपल्याला या मे महिन्यात करायला हवं. यासाठीच अत्यंत घाईघाईने आजच हा वेबिनार बोलवलाय, कारण की आता कामाला सुरुवात व्हायला पाहिजे आपल्या ठिकाणी, विशेषतः या वल्नरेबल कम्युनिटीजसाठी. त्यांचा तुम्ही उल्लेख केला. थँक्यू. अतुल, परत तुमचा हात वर आहे. अतुल. हो. एक शेवटचं म्हणजे आता तुम्ही बोलताना म्हणालात की SIR प्रक्रिया चालू झालेली नाही, तर मी जस्ट नेटवर सर्च केलं, द हिंदी 24 एप्रिलच्या ह्याच्यात आणि असं लिहिलं की स्टार्टेड. मुंबई आणि सबअर्बमध्ये SIR प्रक्रिया चालू झाली असं प्री SIR दॅट इज. त्यांनी मगाशी संतोष भाऊ म्हणाला ना, पहिली जी फेज आहे प्री SIR, ज्याच्यात मतदाराचा काही संबंध नाही, ती चालू झाली आहे. मी पण सांगितलं. पण SIRचं एक नोटिफिकेशन येईल, पहिला जो टप्पा आहे SIRचा, एन्युमरेशन फॉर्मचा, ती अजून चालू झालेली नाही. ओके, चालेल. थँक्यू. हा एक वर्कशॉप अरेंज केल्याबद्दल आणि संतोष सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे माहिती दिली. त्याचबरोबर राहुलजी आणि रेंदाळकर सर यांनी आणि संजय सर तुम्ही सुद्धा आमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर दिल्याबद्दल धन्यवाद. राहुल, संतोष कुछ ऐड करना है लास्ट, देन वी विल. मुझे एक संतोष सर को एक पूछना था. तो संतोष सर, ये जो गुजरात में हुआ कि जो आपने उसका जिक्र भी किया कि बीजेपी के पार्टी वर्कर्स ने बहुत काफी जगहों पे बल्क ऑब्जेक्शंस डाले, और बल्क ऑब्जेक्शंस फॉर्म 7 के माध्यम से डाले ऑब्जेक्शंस पीरियड में कि इस इलाके के मुसलमान समाज के इन लोगों को आप निकाल दो. तो ये सिविल सोसाइटी को कैसे समझा कि उन्होंने ऑब्जेक्शंस डाले हैं और फिर उन्होंने क्या किया इसके बारे में, इसका थोड़ा अगर बताएंगे तो सबको थोड़ा समझेगा, मुझे भी समझेगा कि क्या. जी राहुल जी, दिसंबर महीने में नो SIR एक हमारे वहां पर दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में. हाँ, नो SIR का अपना कन्व्हेन्शन राहुल दिल्ली मध्ये जे झालं होतं दिसंबर में हुआ था. राहुल, यू आर देअर दॅट टाइम दिल्लीमध्ये जे NAPM, भारत जोडो अभियान आणि PUCL
हाँ बिल्कुल 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 बोल। बिल्कुल। तो ऐसे कई लोग जैसे कि मैं भी अहमदाबाद से आया था और मेरे साथ में बाकी भी कई लोग आए थे जो अहमदाबाद से थे और अलग अलग एरिया से, जिन्होंने अपनी बातें वहां पर रखी थी। और इस तरीके से सिविल सोसाइटी के सामने भी और वहां पर भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर थे, जैसे कि एडीआर से वहां पर प्रशांत भूषण जी थे और बाकी भी कई लॉयर वगैरह वहां पर थे, तो इनके सामने ये बातें हमने वहां पर रखी थी कि इस तरीके की एसआईआर की प्रक्रिया के दरमियान ऐसे भी हकीकतें हो रही हैं और इसको हमने अलग अलग पेपरों में भी छपाया था। नहीं संतोष भाई राहुल का सवाल अलग था जी। संतोष राठौड़ का नाम बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपील किया है और हटाने की कोशिश चल रही है। ये संतोष भाई को पता चला या नहीं, कब पता चला और कैसे पता चला, ये सवाल है उनका। ये पता जब चला, क्योंकि जैसे कि मैंने जो 1100 जो मतदाता थे उनकी सूची से नाम हटवाने की जो बात कही, उसमें वहां के जो लोकल एमएलए थे उसका लेटर हमारे पास में आया और वो लेटर भी हमने उस लेटर के आधार से हमको पता चला कि बीजेपी के एमएलए इसमें इन्वॉल्व थे। और जब कई लोगों के गुजरात में से भी और कई जगह से लोगों के जब नाम कटे और जब लोगों ने हंगामा किया ईआरओ की ऑफिस में जाकर, तब उनको बताया गया कि आपके सामने फलाने व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया है और एक एक व्यक्ति ने 100 200 300 लोगों के सामने ऑब्जेक्शन रखे हुए थे। और वो ऑब्जेक्शन भी वो व्यक्ति तो उस जगह का वहां का निवास स्थान पर वो रह भी नहीं रहा था, यानी कि वहां का वो निवासी भी नहीं था। ऐसे लोगों ने भी ऑब्जेक्शन रखे थे और जिनके ऑब्जेक्शन के आधार पर ईआरओ ने ये कार्रवाई की थी। तो ये सारी बातें उस वक्त सामने आई थी। जी राहुल। पर जो डिलीट हो रहा था, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था, उसको कैसे समझा कि मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा है? क्या उसने खुद चेक किया, किसी ने उसको मदद किया, ये कैसे समझा? नहीं, वो सब जागृत थे, जो यानी कि जैसे कि मुस्लिम समाज जो थे, मुस्लिम समाज को पहले से ही था कि हमारे नाम ज्यादा से ज्यादा कटेंगे और हमारे नाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो वो लोग ज्यादा अवेयर थे और उन्होंने ऑनलाइन भी कुछ फॉर्म भरे थे। वो लोग पहले से बीएलओ के संपर्क में थे और जब बीएलओ के जो ड्राफ्ट सूची जब प्रकाशित की गई, तब उन्होंने देखा कि हमारा पूरा का पूरा जो बूथ है, वो पूरे के बूथ के नाम शिफ्टेड की ASD एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ की सूची के अंदर डाल दिए गए हैं। तब उन्हें पता चला कि हमारे नाम इस तरीके से, फिर उन्होंने मिले बीएलओ से और ईआरओ से, तब उन्होंने बताया कि भाई एमएलए ने आपके नाम के सामने ऑब्जेक्शन दिया है। हालांकि ये कायदेसर नहीं था काम। सभी जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म आए उन सबको ये हक था कि वो अपना नाम एसआईआर की सूची में दाखिल करवा सके। हाँ, इसके बाद में जब इनके सामने ऑब्जेक्शन आता, तब वे फॉर्म 8 भरकर अपना नाम वहां से शिफ्ट करवाकर अभी जहां रह रहे हैं वहां पर उनका शिफ्ट होता। यह कानूनी प्रक्रिया थी, पर यह कानूनी प्रक्रिया को अलग करते हुए ईआरओ ने उस वक्त इन सभी के नाम निकाल दिए। और ये सारी बातें हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए आपके माध्यम से जब वहां पर नो एसआईआर की प्रक्रिया जब दिल्ली में हुआ था, तब ये सभी लोग ने वहां पर भी अपने ये ऑब्जेक्शन दस्तावेजों के साथ वहां पर रखे। संतोष भाई, आपने सिर्फ अच्छी बात रखी नहीं आज, बढ़िया, लेकिन गुजरात में आप लोगों ने जिस तरीके से खड़े रहकर काम किया है, इसके लिए सबकी ओर से आपको सलाम वहां पर चैट बॉक्स में आया है। बहुत बहुत जिंदाबाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका जो अनुभव है गुजरात का, वो हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। कभी भी कुछ जरूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं उनसे। और अभी चैट बॉक्स में मैंने इब्राहिम खान का नंबर डाला है, एक ही। आपको कुछ भी संपर्क चाहिए तो आप इब्राहिम भाई को लिखो, जो इस सत्र के अंत में अध्यक्ष ये आभार प्रदर्शन इब्राहिम भाई हमारे करने वाले हैं, तो उनका नंबर आपके पास रहेगा। आप राहुल या संतोष जी से संपर्क करना चाहते हो तो उनके जरिए कर सकते हो। संतोष भाई कुछ कहना चाहते हैं? एक बात बताना चाहता था, डिमोलिशन की प्रक्रियाएं, जैसे कि यहाँ पर एसआईआर की डेट डिक्लेयर होने के बाद डिमोलिशन की प्रक्रियाएं बहुत चली थी। जो झुग्गी झोपड़ियों थी उनको हटाने की प्रक्रियाएं चली थी। ऐसा ही अगर महाराष्ट्र में होता है तो आप महाराष्ट्र के
जो सीईओ हैं इसको पहले से आप बता सकते हो, मैं लेटर की एक कॉपी आपको भेज दूंगा। 2002 या 2004 का ये लेटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि जब भी इलेक्शन की प्रक्रिया या तो फिर जो मतदाता सूची बनने की जब प्रक्रिया चालू हो तो उस वक्त किसी भी मतदाताओं को प्रभावित न किया जाए, उनकी जगह खाली करवाने को, क्योंकि अगर वो वहां से शिफ्ट होंगे तो हो सकता है कि उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो। तो आप पहले से एक ये सीईओ को आप लिखकर दे सकते हो कि एसआईआर की प्रक्रिया के दरमियान आप सभी कलेक्टर को ये दिशा सूचन दीजिए कि कोई भी डिमोलिशन की प्रक्रिया इस समय के दौरान ना हो। परफेक्ट, बढ़िया। इब्राहिम भाई, लास्ट वर्ड। इब्राहिम खान, एनएपीएम के महाराष्ट्र समन्वयक समिति सदस्य और बीजे के भी महाराष्ट्र के निमंत्रक। इब्राहिम भाई। जी, सभी को जिंदाबाद। संतोष भाई, आपका जो अनुभव है, बहुत से मालूमात मिली आज हमें भी कार्यकर्ता बोल के कि आगे हमें कैसा काम करना है, और आपका जो अनुभव है हमारे लिए बहुत ही समृद्ध होगा कि किस तरह से लोगों के बीच में जाके हम काम करें। जो आने वाले वक्त के अंदर ही महाराष्ट्र के अंदर भी ये लड़ाई बहुत तीव्र होने वाली है, और खासकर जो जो जनादेश चोरी है जो कर रहे हैं, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता सबको बिल्कुल कंबर कस के खड़ना चाहिए। और हमें भी आपकी बहुत ये है, आने वाले वक्त के अंदर भी जो भी किसी समस्या होगी तो हम भी थोड़ा सा, हमारा भी एक डाटा बना रहे हैं, बीएलओ के साथ बात चालू है, लेकिन हमें सतर्क रहते हुए काम करना है और लोगों को न्याय दिलाना है। सभी धन्यवाद, सभी जिंदाबाद। जिंदाबाद, शुक्रिया। संतोष भाई, थँक यू व्हेरी मच। राहुल भाई, धन्यवाद। सर्वांना धन्यवाद।